लू शू एक बदसूरत, बेकार और घिनौना अनाथ था जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था। उसकी माँ उसे एक बच्चे की तरह अपनी बाहों में लेकर एक अंधेरी गली से गुजर रही थी। तभी वो एक दुकान पर रुकती है और दुकान के मालिक से कहती है कि वो बच्चे का थोड़ी देर ध्यान रखे क्योंकि उसे दवाई खरीदनी है। लेकिन जैसा कि तुम सोच सकते हो, वो कभी वापस नहीं आई। मजबूर होकर दुकान की मालकिन को बच्चे को अपने ऑर्फनेज में रखना पड़ा और जैसा कि उम्मीद थी, लू शू को हर समय तंग किया जाता था। लेकिन उसकी दोस्त लू शियाओयू हमेशा उसकी मदद करती थी और केयरटेकर से उसकी शिकायत कर देती थी। जब भी लू शू बीमार पड़ता, लू शियाओयू हमेशा उसके साथ रहती। अब लू शू बड़ा हो चुका है और ऑर्फनेज में नहीं रहता, लेकिन वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। वो दीवार पर पत्थर फेंक रहा होता है। तभी लू शियाओयू मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। लू शू भी मुस्कुरा देता है और उससे पूछता है कि वो फिर से ऑर्फनेज से छुपकर बाहर क्यों आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे वापस छोड़ने ले जाता है, लेकिन लू शियाओयू मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। आखिरकार लू शू उसे अपने साथ रख लेता है। एक फेस्टिवल में लू शू कुछ लोगों को खबरों के बारे में बात करते हुए सुनता है। वे बताते हैं कि एक लड़के के हाथ से नीली रोशनी निकली, जबकि दूसरे आदमी ने 2000 किलो वजन उठा लिया। वो आदमी बहस करने लगता है कि शायद ये सुपर पावर्स है या फिर सिर्फ कोई धोखा। लू शू अभी उनकी बातें सुन ही रहा होता है कि तभी लू शियाओयू उसे खींचकर एक शो दिखाने ले जाती है। वे पीछे खड़े होते हैं, इसलिए कुछ देख नहीं पाते। तब लू शू उसका हाथ पकड़कर भीड़ को चीरते हुए आगे ले जाता है ताकि वे अच्छी तरह देख सके। जैसे ही वे आगे पहुँचते हैं, फायर परफॉर्मर उनकी तरफ आग फेंकता है। अचानक समय रुक जाता है और आग लू शू के चारों तरफ घूमने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक याद चमकती है जिसमें एक तलवार अंतरिक्ष में घूम रही होती है। उसी समय उसकी गर्दन में पहना हुआ नेकलेस कुछ सेकंड के लिए तेज रोशनी से चमक उठता है। फिर अचानक समय दोबारा चलने लगता है। लू शू समझ नहीं पाता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वही फायर परफॉर्मर लगातार आग बनाकर उसे बड़े स्टाइलिश तरीके से हवा में उछाल रहा होता है और बिना जले उसके साथ खेल रहा होता है। लू शू पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहता है और सोचने लगता है कि ये मैजिक है या सच में सुपर पावर्स। आखिर में परफॉर्मर शानदार फायरवर्क्स के साथ अपना शो खत्म करता है। ये देखकर लू शियाओयू हैरान होकर लू शू से पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन लू शू कहता है कि उसे खुद कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद वो लू शियाओयू को घर छोड़ देता है और खुद टहलने निकल जाता है, रास्ते भर उन्हीं अजीब घटनाओं के बारे में सोचते हुए। चलते चलते वो बिना ध्यान दिए सड़क पार करने लगता है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ आता है। ट्रक ड्राइवर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गंभीर रूप से घायल और बेहोश हालत में लू शू खुद को अंतरिक्ष में तैरता हुआ पाता है। तभी उसे अपनी माँ की गाई हुई ललेबाई सुनाई देती है। सड़क पर उसके सिर से खून बह रहा होता है और उसकी आंखों के सामने ऑर्फनेज की यादें और लू शियाओयू के साथ बिताए पल चमकने लगते हैं। जैसे जैसे उसकी चेतना खत्म होने लगती है, अचानक उसके सामने हवा में एक लोडिंग बार दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड में बार पूरा भर जाता है और एक स्क्रीन प्रकट होती है। तभी लू शू का नेकलेस चमकने लगता है। वो उसकी गर्दन से खुद निकलकर हवा में तैरने लगता है और धीरे धीरे लू शू को ऊपर उठाने लगता है। नेकलेस की रोशनी और तेज हो जाती है, फिर वो अचानक टूट जाता है और लू शू पूरी तरह चमकदार रोशनी में घिर जाता है। वो रोशनी उसके दिल के अंदर प्रवेश करती है और किसी तरल पदार्थ की तरह उसके नर्वस सिस्टम में फैल जाती है। इसके तुरंत बाद उसका दिल दोबारा धड़कने लगता है और वो धीरे से वापस जमीन पर आ जाता है। ट्रक ड्राइवर, जिसे लगता है कि उसने लू शू को मार दिया है, डरते हुए ट्रक से बाहर निकलता है। तभी लू शू अपनी आंखें खोल देता है। उसे एक्सीडेंट याद आता है, लेकिन उसे अपने शरीर में बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता। वो सोचने लगता है कि क्या अब उसके पास सच में सुपर पावर्स आ गई है। लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान कॉम्पेंसेशन लेने पर चला जाता है। ड्राइवर डर के मारे कांपने लगता है क्योंकि उसके सामने लू शू किसी ज़ॉम्बी की तरह खड़ा होता है और उससे पैसे मांगने लगता है। ड्राइवर को लगता है कि लू शू कोई भूत है, इसलिए वो घबराकर तुरंत ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। बेहद निराश होकर लू शू आखिर में एक कन्वीनियंस स्टोर की तरफ नूडल्स खरीदने चला जाता है। कैशियर लू शू के सिर पर लगा खून देखकर डर जाता है और तभी उसके सिर के ऊपर पॉजिटिव नंबर +200 दिखाई देता है। उस आदमी को और डराना नहीं चाहता, इसलिए लू शू जल्दी से पैसे रखता है, नूडल्स उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते समय वो एक कपल से टकरा जाता है और उनके सिर के ऊपर भी +10 दिखाई देता है। घर पहुँचकर वो अंदर जाने से पहले अपने सिर का खून साफ करता है, लेकिन लू शियाओयू फिर भी खून का दाग देख लेती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। लू शू कैजुअली जवाब देता है कि उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद लू शू शावर लेने जाता है ताकि अपने शरीर से खून साफ कर सके। नहाते समय वो खुद को ध्यान से देखने लगता है। वो हैरान होता है कि इतनी बड़ी एक्सीडेंट के बाद भी उसके शरीर पर कोई चोट या दर्द क्यों नहीं है। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर बने एक अजीब निशान पर पड़ती है और उसे कुछ बेहद शॉकिंग एहसास होता है। लू शू अपने बिस्तर पर बैठा सोच रहा होता है। तभी उसे समझ आता है कि जो कुछ उसने देखा था वो कोई सपना नहीं था। वो आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन एक्टिवेट हो जाती है और जोर जोर से गेम म्यूजिक बजने लगता है। लू शू बुरी तरह चौंक जाता है। स्क्रीन पर कुछ राइटिंग्स दिखाई देती है और फिर वो कई नामों और पॉइंट्स की लिस्ट में बदल जाती है। पहले तो लू शू कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो उन लोगों को जानता तक नहीं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि पहले जिन लोगों से वो मिला था उनके सिर के ऊपर नंबर्स दिखाई दिए थे। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जब लोग डरते हैं या नेगेटिव इमोशंस महसूस करते हैं तो वही इमोशंस उसकी इनकम बन जाते हैं। ये समझते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। वो
खुशी से कहता है कि उसने आखिरकार सुपर पावर्स अवेकन कर ली है और खुद को डीमन लॉर्ड घोषित कर देता है। अब जितनी ज्यादा नेगेटिव इमोशंस वो इकट्ठा करेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। ये सोचकर वो जोर जोर से इविल लाफ करने लगता है। तभी बाहर से लू शियाओयू चिल्लाती है कि वो चुप हो जाए और पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है। लू शू भी वापस चिल्लाकर कहता है कि वो अपना खाना बनाती रहे और अपने काम से मतलब रखे, अपनी नई शक्ति से फैसिनेट डी होकर लू शू सोचता है कि आखिर उसकी कुल इनकम कितनी है। वो डिस्प्ले स्क्रीन पर मौजूद लॉटरी बटन दबाता है। तुरंत एक लॉटरी व्हील घूमना शुरू कर देता है। लू शू उत्साह से उसे देखता रहता है, लेकिन आखिर में उसका कुछ भी नहीं निकलता। वो दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं जीतता। दूसरी बार भी उसकी किस्मत खराब रहती है, लेकिन तीसरी कोशिश में आखिरकार उसे कुछ मिल जाता है। उत्साहित होकर वो देखता है कि डिस्प्ले स्क्रीन से एक एप्पल बाहर निकलता है और सीधे उसकी हथेली में आ गिरता है। जैसे ही वो एप्पल का एक टुकड़ा खाता है, एप्पल चमकने लगता है और उसी के साथ उसका पूरा शरीर भी ग्लो करने लगता है। कुछ ही सेकंड में एप्पल गायब हो जाता है। लू शू अचानक खुद को बेहद रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक महसूस करता है, जैसे उसके शरीर को पूरी तरह नरिश कर दिया गया हो। ये देखकर वो लॉटरी फिर से ट्राई करने का फैसला करता है। उसकी कुल इनकम 501 थी, लेकिन हर स्पिन पर उसके 100 पॉइंट्स खर्च हो जाते हैं। आखिर में आखिरी स्पिन पर उसकी किस्मत फिर से चमकती है और इस बार उसे एक स्क्रॉल मिलता है। वो स्क्रॉल खोलता है और उसमें सिर्फ ललेबाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखी होती है। लू शू ये देखकर बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी मजाक में उसे गाने का फैसला करता है। जैसे ही वो गाना शुरू करता है, अचानक उसके आसपास की हर चीज कुछ समय के लिए रुक जाती है। उसी समय उसके कोर से चमक निकलने लगती है और आउटर स्पेस से एक चमकता हुआ तारा सीधे उसके कमरे की तरफ उड़कर आता है। लू शू घबराकर अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक अजीब स्पेस जोन में पाता है, जहाँ उसके सामने वही डिस्प्ले स्क्रीन मौजूद होती है। वो तुरंत लू शियाओयू को आवाज लगाकर पूछता है कि क्या उसने किसी को खिड़की से उड़ते हुए देखा, लेकिन लू शियाओयू चिल्लाकर जवाब देती है कि क्या वो पागल हो गया है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं देखा। लू शू सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो वहाँ पहुँचा कैसे। तभी लू शियाओयू उससे पूछती है कि नूडल्स में क्या डाले। लू शू जवाब देता है ऑनियंस। तुरंत डिस्प्ले स्क्रीन दिखाती है कि उसे लू शियाओयू से कई +10 पॉइंट्स मिले हैं। तभी उसे एहसास होता है कि ये सारे पॉइंट्स उसे इरिटेट करने की वजह से मिल रहे हैं। फिर वो कैजुअली कहता है कि कोरिएंडर भी डाल देना। ये सुनते ही उसे फिर से एक्स्ट्रा +10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब लू शियाओयू गुस्से में चिल्लाती है कि अगर इतनी ही डिमांड्स हैं तो खुद आकर खाना बना ले, लेकिन लू शू जवाब देता है कि खाना बनाना तो उसी का काम है। ये सुनते ही लू शियाओयू का गुस्सा और बढ़ जाता है और इस बार लू शू को पूरे +100 पॉइंट्स मिल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठकर नूडल्स खाते हुए टीवी देख रहे होते हैं। तभी अचानक लू शू को किसी खतरे का एहसास होने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या गलत है। उसी समय टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि पास के शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में भीषण आग लग गई है। ये समझते ही कि खतरा बहुत पास है, लू शू को एहसास होता है कि वो डेंजर छत की तरफ से आ रहा है। वो तुरंत बाहर भागता है और लू शियाओयू को अंदर रहने के लिए कहता है, हालांकि वो उसके पीछे आने की जिद करती रहती है। लू शू तेजी से छत पर चढ़ता है और वहाँ 2 ब्लैक क्लोथ्स पहने आदमियों को एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए देखता है। उनमें से एक आदमी उसकी दिशा में देखता है तो लू शू तुरंत छिप जाता है। तभी वे दोनों आदमी उसकी छत की तरफ बढ़ने लगते हैं। लू शू समझ जाता है कि अगर वे उसे पकड़ लेते हैं तो मुसीबत हो सकती है और उसे लू शियाओयू की भी चिंता होती है। इसलिए वो जल्दी से सूखी मूली की एक टोकरी उठाता है और नीचे उतरने के लिए लैडर की तरफ बढ़ जाता है। तभी वे आदमी उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि वो छत पर क्या कर रहा है। उनसे खतरा महसूस करते हुए लू शू बहाना बनाता है कि वो ऊपर सिर्फ रेडिश लेने आया था। दोनों आदमी आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं और आखिर में फैसला करते हैं कि लू शू एक सामान्य इंसान लगता है। वे उसे सावधान रहने की चेतावनी देकर कहते हैं कि आसपास खतरा मौजूद है। लू शू नर्वस हंसी हंसते हुए तुरंत वापस घर के अंदर भाग जाता है। घर में घुसते ही वो राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी लू शियाओयू उससे पूछती है कि वो बाहर किससे बात कर रहा था। लू शू जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक छत से एक आदमी नीचे गिर पड़ता है। दोनों तुरंत बाहर भागते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ। लू शू चारों तरफ नजर दौड़ाता है और उस आदमी को पहचान लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही फायर परफॉर्मर लियांग ची होता है। लू शू सोचने लगता है कि शायद आग उसी ने लगाई थी और अब वो उन ब्लैक क्लोथ्स वालों से भाग रहा था। साथ ही उसे ये चिंता भी होने लगती है कि कहीं उस आग में लोग घायल तो नहीं हुए। लू शियाओयू एक स्टिक से लियांग ची को हल्का सा छूती है और लू शू से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लू शू कहता है कि वो उसे रिवाइव नहीं कर सकता, इसलिए लू शियाओयू को इमरजेंसी नंबर 120 पर कॉल करना चाहिए। साथ ही वो मजाक में कहता है कि एम्बुलेंस आने तक उसके लिए सूप भी बना देना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि 120 बुलाने के पैसे उन्हें खुद देने पड़ेंगे और उनके पास इतने पैसे नहीं है। इसलिए वो सुझाव देता है कि वे कह दे कि वे लियांग ची को जानते ही नहीं, ताकि हॉस्पिटल का बिल बाद में उसी से लिया जाए जब वो होश में आए। तभी लू शू देखता है कि लियांग ची का शरीर हल्का सा हिलता है और उसे +70 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसी पल उसे समझ आता है कि लियांग ची असल में बेहोश नहीं है। ये समझते ही लू शू के दिमाग में एक इविल आइडिया आता है। वो लू शियाओयू से कहता है कि उन्हें उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही उसे और +107 पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन लू शियाओयू जिद करती है कि उन्हें उसे अंदर ले जाना चाहिए। लू शू साफ मना कर देता है, जिससे लियांग ची अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है और लू शू को सीधे +470 पॉइंट्स मिल जाते हैं। आखिरकार लियांग ची और नाटक नहीं कर पाता। वो अपनी आंखें
आंखें खोलता है और कमजोर आवाज में पानी मांगता है। लू शू जमीन से बर्फ इकट्ठा करता है और वही लियांग ची को पानी की जगह दे देता है। ये देखकर लियांग ची गुस्से से भर जाता है और लू शू को फिर से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। लियांग ची गुस्से में बर्फ को फूंक मारकर हटा देता है और सीधे लू शियाओयू की तरफ देखकर उससे मदद मांगता है, लेकिन तभी लू शू उसे पकड़कर जमीन पर दबा देता है, जिससे उसे सीधे प्लस 800 पॉइंट्स मिल जाते हैं। जितना ज्यादा वो लियांग ची को नीचे दबाता है, उतने ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स उसकी इनकम में जुड़ते जाते हैं। जहाँ लू शियाओयू पूरी तरह कंफ्यूज्ड खड़ी रहती है, वही लियांग ची चिल्लाकर लू शू से कहता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन लू शू कहता है कि लियांग ची को आराम की जरूरत है क्योंकि उसे उस पर कुछ शक हो रहा है। अचानक लियांग ची लू शू का हाथ पकड़ लेता है और उसमें आग जला देता है, लेकिन उसी पल लू शू का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आग तुरंत बुझ जाती है। लियांग ची दोबारा कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी आग तुरंत खत्म हो जाती है। इससे लियांग ची और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता जाता है और लू शू लगातार और पॉइंट्स कमाता रहता है। लू शू मासूम सा चेहरा बनाकर मुस्कुराने लगता है। अब लियांग ची जल्दी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि वह तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लू शू ऐसा दिखाता है जैसे उसने उसकी बात मान ली हो। फिर वो लियांग ची का हाथ पकड़कर जोर से दबाता है, जिससे दर्द के कारण उसे फिर से कई पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद वो हाथ छोड़ देता है और पूछता है कि क्या उसे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, लेकिन लियांग ची गुस्से में मना कर देता है और खुद खड़ा हो जाता है। लू शू मुस्कुराकर उसे सेफ जर्नी होम विश करता है, जिससे अननोन लियांग ची से उसे फिर और नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद लू शू वापस अपने कमरे में लौटता है और अपने हाथ पर बने निशान को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि लू शियाओयू उन नेगेटिव पॉइंट्स को देख ही नहीं सकती जिन्हें वो खुद देख पाता है। वो अपनी डिस्प्ले स्क्रीन खोलता है और शॉप बटन पर क्लिक करता है कि आखिर वहाँ क्या अवेलेबल है। शॉप में सिर्फ एक ही आइटम मौजूद होता है। अचानक वह आइटम तेज रोशनी के साथ स्क्रीन से बाहर निकलता है और उसकी हथेली में आ जाता है। वो एक पीले रंग की बॉल होती है। लू शू देखता है कि वह एक सेलेस्टियल फ्रूट है और बिना ज्यादा सोचे उसे खा लेता है। जैसे ही वो फ्रूट उसके शरीर में जाता है, आउटर स्पेस से एक चमकता हुआ तारा फिर से धरती की तरफ आता है और सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसी पल लू शू की कॉन्शियसनेस दोबारा उस मिस्टीरियस स्पेस जोन में पहुंच जाती है। इस बार वो देखता है कि कई प्लैनेट्स एक बड़े प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं। तभी एक तेज रोशनी उनमें से एक प्लैनेट से टकराती है और वह चमकने लगता है। उसके तुरंत बाद दूसरा प्लैनेट भी ग्लो करने लगता है। फिर अचानक लू शू के शरीर से तेज रोशनी निकलती है और वो वापस रियलिटी में जाग जाता है। वो तेजी तेजी से सांस लेने लगता है। तेजी तेजी से सांस लेते हुए लू शू अपने हाथ पर बने निशान को देखता है और महसूस करता है कि उसमें थोड़ा बदलाव आ गया है। फिर वो खड़ा होता है और आसानी से अपना पूरा बेड उठा लेता है। उसी समय टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में लगी आग में कई लोग घायल हुए हैं और कुछ की जान भी गई है। ये सुनकर लू शू सोचता है कि वहाँ जाकर काफी नेगेटिव इमोशंस इकट्ठा किए जा सकते हैं। अगले दिन वो अपने स्टैंड पर अंडे बेचने जाता है, लेकिन वो जानबूझकर अंडों की कीमत बहुत ज्यादा रखता है। लोग उसकी महंगी कीमतों से गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से लू शू को कई नेगेटिव पॉइंट्स मिलने लगते हैं। बाद में वो स्कूल पहुंचता है। फ्री पीरियड के दौरान एक लड़की अपने क्लासमेट्स पर चिल्लाती है कि वे शांत रहें, क्योंकि वो अवेकन पीपल के बारे में एक वीडियो देख रही है जो किसी वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स भी उस वीडियो को देखने लगते हैं, लेकिन लू शू वहाँ भीड़ में शामिल नहीं होता। इसके बजाय वो अपने फोन पर खुद वही वीडियो चलाता है। वीडियो में बताया जाता है कि अवेकन लोगों को ए से लेकर एफ तक कुल 6 लेवल्स में बांटा गया है। लेवल एफ वाले लोग आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेवल ई वाले एलिमेंटल एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवल डी वाले हथियारों को प्रभावी तरीके से रोक सकते हैं। लेवल सी वाले इंसानी हथियारों का सामना करके पलटवार करने की क्षमता रखते हैं। लेवल बी वाले हेवन एंड अर्थ से शक्ति खींच सकते हैं और लेवल ए वाले हेवन एंड अर्थ के साथ रेसोनेट कर सकते हैं। वीडियो में ये भी बताया जाता है कि लेवलिंग इनेट अवेकनिंग और कल्टिवेशन के जरिए की जा सकती है और भविष्य में कॉन्जेनिटल अवेकनिंग हर इंसान के साथ होने वाली है। ये सब सुनकर लू शू समझ जाता है कि वो फिलहाल लेवल एफ पर है, लेकिन वो सोचने लगता है कि आखिर लेवल अप कैसे किया जाता है। अचानक वो अपनी सीट से खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है कि किसी ने अवेकनिंग हासिल कर ली है। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास उसका ध्यान देखने लगती है। जब सब उससे पूछते हैं कि आखिर कौन अवेकन हुआ है, तो लू शू मुस्कुराते हुए कहता है कि वेबसाइट ने उसका नाम नहीं बताया। ये सुनते ही सारे क्लासमेट्स इरिटेट हो जाते हैं और लू शू को फिर से ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। तभी अचानक एक क्लासमेट भागता हुआ क्लासरूम में आता है और कहता है कि सच में कोई अवेकन हो गया है। पहले सभी सोचते हैं कि वो वेबसाइट वाली खबर की बात कर रहा है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि ये बिल्कुल रियल है और अवेकन होने वाला इंसान उनका ही क्लासमेट लाइकाई है। वो बताता है कि लाइकाई का एक टीचर से झगड़ा हो गया और अब वो टीचर को रूफ पर ले गया है ताकि वहाँ जाकर मामला सेटल कर सके। सभी लोग तुरंत रूफ की तरफ भागते हैं और वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि लाइकाई ने एक टीचर को छत के किनारे से पकड़ रखा है और उसे नीचे फेंकने की धमकी दे रहा है। तभी लू शू आगे बढ़ता है और अपने क्लास लीडर से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे स्कूल का पूरा ऑर्डर खराब हो रहा है। ये सुनते ही क्लास लीडर गुस्से में चिल्लाता है कि लू शू अपना मुंह बंद रखे। उसकी इस रिएक्शन से लू शू को फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। उधर 2 ब्लैक क्लोथ्स पहने आदमी लाइकाई को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि बाकी सारे स्टूडेंट्स डर और एक्साइटमेंट के साथ ये सब देख रहे होते हैं। लू शू नोटिस करता है कि आसपास बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस फैली हुई है और वो सोचने लगता है कि आखिर इन सबको कलेक्ट कैसे किया जाए। इसी बीच लाइकाई टीचर को हवा में उठा लेता है और उसे नीचे फेंकने
फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। स्कूल प्रिंसिपल उसे शांत होने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे कानूनी सजा मिल सकती है, लेकिन लाई काई हंसते हुए कहता है कि वो अभी अनरिच है, इसलिए उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तभी लू शू फिर से आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे अपने अपराध की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद वो बड़ी डिटेल में क्रिमिनल लॉ समझाने लगता है, जिसमें अनरिच अपराधों से जुड़े नियम और पनिशमेंट्स शामिल होते हैं। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान शॉक और कंफ्यूजन में पड़ जाता है, लेकिन लू शू लगातार बोलता ही जाता है। जब तक वो अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन खत्म करता है, तब तक वो लगभग 10,000 नेगेटिव पॉइंट्स इकट्ठा कर चुका होता है। उधर लाई काई लू शू की लंबी कानूनी लेक्चर सुनकर इतना बोर हो जाता है कि उसका ध्यान पूरी सिचुएशन से हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वे दोनों ब्लैक क्लोथ्स वाले आदमी तुरंत हमला कर देते हैं और लाई काई को काबू में कर लेते हैं। इस तरह टीचर की जान बच जाती है और पूरा मामला आखिरकार शांत हो जाता है। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स वापस अपनी क्लास में लौट जाते हैं। लू शू की एक फीमेल क्लासमेट उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसने बहुत जल्दी सिचुएशन को संभाल लिया। फिर वो उससे पूछती है कि उसे इतना भरोसा कैसे था कि लाई काई टीचर को नीचे नहीं फेंकेगा। लू शू कैजुअली जवाब देता है कि उसे खुद भी नहीं पता था और वो इस बात को लेकर बिल्कुल वरीड नहीं था। उसका ये जवाब सुनकर लड़की इरिटेट हो जाती है और लू शू को एक्स्ट्रा प्लस 400 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद लू शू वापस क्लासरूम में लौटा है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि 2 मेडिकल ऑफिशियल्स पूरी प्रोटेक्टिव गियर पहनकर खड़े हैं और उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट से भरी एक ट्रे है। तभी उसे याद आता है कि आज ब्लड टेस्ट इवेंट होने वाला है, जिसमें अवेकेंड लोगों को ढूंढने के लिए सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट किया जाएगा। टीचर उसे जल्दी से अपनी सीट पर बैठने को कहता है ताकि टेस्टिंग शुरू की जा सके, लेकिन लू शू वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बहाना बनाता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। हालांकि दरवाजे पर खड़ा एक विशालकाय मेडिकल ऑफिसर उसका रास्ता रोक लेता है और उसका एस्केप प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। आखिरकार सबसे पहले उसी का ब्लड सैंपल लिया जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद लू शू तेजी से घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसे पता है कि लू शियाओयू उसका इंतजार कर रही होगी और अगर वो देर से पहुंचा तो वो नाराज हो जाएगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, लू शियाओयू सामने खड़ी मिलती है और उससे पूछती है कि वो इतनी देर से क्यों आया। फिर वो बताती है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। लू शू तुरंत उसका माथा छू कर देखता है और समझ जाता है कि उसे तेज बुखार है। वो उसे बेड पर आराम करने के लिए लिटा देता है और उसकी देखभाल करने लगता है। लू शियाओयू उससे उन बेक्ड पोटैटोज के बारे में पूछती है जो उसने उसे दिलाने का वादा किया था। लू शू उसे भरोसा दिलाता है कि वो उन्हें खरीद कर लाया है। फिर वो पूछता है कि उसे फीवर कैसे हुआ। लू शियाओयू बताती है कि वो बाहर ठंडे पानी से उसके कपड़े धो रही थी, इसलिए उसे बुखार हो गया। ये सुनकर लू शू उसे आराम करने के लिए कहता है और बोलता है कि वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसके दिमाग में स्टेला फ्रूट का ख्याल आता है, जो शायद लू शियाओयू का बुखार ठीक कर सकता था। वो तुरंत लॉटरी शुरू करता है। पहली 5 स्पिन्स में उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिससे वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। छठी कोशिश में आखिरकार उसे कुछ मिलता है, लेकिन वो स्टेला फ्रूट नहीं होता। इसके बाद भी वो लगातार कोशिश करता रहता है। उसे कई चीजें मिलती है, लेकिन फिर भी वो फ्रूट नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश थी। आखिरकार वो एक लाल रंग का फ्रूट जीत लेता है और उसे लेकर वापस कमरे में जाता है। फिर वो फ्रूट लू शियाओयू को खाने के लिए दे देता है। लू शियाओयू वह फ्रूट खा लेती है और कुछ ही पल में खुद को पूरी तरह रिफ्रेश महसूस करने लगती है। उसका बुखार भी गायब हो जाता है। वो हैरानी से लू शू से पूछती है कि आखिर उसने उसे कौन सा फ्रूट दिया था, क्योंकि वो उसके मुंह में जाते ही तुरंत गायब हो गया। लू शू मजाक करते हुए कहता है कि वो एक डेविल्स फ्रूट था, लेकिन लू शियाओयू को उसका मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले दिन स्कूल में टीचर अनाउंस करते हैं कि शहर में स्पेशल एबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए एक दाइवान क्लास शुरू की गई है। इसके बाद वो एक आदमी का परिचय करवाते हैं जिसका नाम रोमन शी फेई होता है और बताते हैं कि वही दाइवान क्लास के नए टीचर होंगे। रोमन शी फेई को देखते ही लू शू शॉक हो जाता है, क्योंकि वो वही ब्लैक क्लोथ्स वाला आदमी था जिसे उसने फायर इंसिडेंट वाली रात अपनी छत पर देखा था। रोमन शी फेई स्टूडेंट से कहता है कि अब टीचर कुछ स्टूडेंट्स के नाम पढ़ेंगे और जिनके नाम लिए जाएंगे उन्हें बाहर आकर दाइवान क्लास ज्वाइन करनी होगी। टीचर एक एक करके नाम पढ़ना शुरू करते हैं और क्लास के बाकी स्टूडेंट्स कुछ नाम सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब आखिरी नाम पढ़ा जाता है और वो लू शू निकलता है, तब पूरी क्लास शॉक में पड़ जाती है। ये देखकर लू शू को फिर से काफी नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद सभी चुने गए स्टूडेंट्स को एक स्पेशल क्लासरूम में ले जाया जाता है। वहाँ रोमन शी फेई अनाउंस करता है कि अब वही उनका इंस्ट्रक्टर होगा और वो उन्हें कल्टिवेशन सिखाएगा। लू शू सोचने लगता है कि आखिर इतनी सीक्रेट क्लास क्यों बनाई गई है। वो ये भी शक करता है कि शायद गवर्नमेंट ने ब्लैक क्लोथ्स वाले ऑर्गेनाइजेशन ड्रैगनेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन किया है। उसी समय रोमन शी फेई क्लास शुरू करते हुए बताता है कि वे सोडियम पोटेशियम एलॉय का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये लिक्विड मेटल इंसानी ब्लड को टेस्ट करने के लिए बहुत उपयोगी है और स्काई तथा अर्थ की ऑरा के साथ रिएक्ट करने की क्षमता रखता है। उसका कहना होता है कि इसी रिएक्शन से लोगों की एबिलिटीज रिवील हो सकती है। फिर वो एक ट्यूब उठाता है जिसमें वह एलॉय भरा होता है। अचानक वो ट्यूब हल्का ग्लो करने लगता है। ये देखकर लू शू हैरानी से बोल पड़ता है कि ये सब बहुत ज्यादा साइंटिफिक लग रहा है। तभी उसके बगल में बैठा एक स्टूडेंट उसे समझाता है कि सोडियम पोटेशियम एलॉय पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जब ऑरा दोबारा धरती पर लौट रही है तब ऐसे कई मेटल्स ऑरा ट्रांसमिशन के मीडियम्स बन चुके हैं। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ मेटल्स को मैजिक आइटम्स में भी बदला जा सकता है। वो स्टूडेंट आगे बताता है कि अगर वे सही तरीके से
प्रैक्टिस करें तो भविष्य में वे इन्हीं मेटल से अपनी खुद की मैजिक वेपन्स भी बना सकेंगे। ये सुनकर लू शू उसकी नॉलेज की तारीफ करता है। तभी रोमन शी फेई समझाता है कि अगर किसी अवेकेंड इंसान का ब्लड सोडियम पोटेशियम एलॉय के संपर्क में आता है तो एलॉय का रंग सिल्वर से बदलकर ब्लैक हो जाता है, और जितना ज्यादा डार्क कलर होगा उस इंसान की रेटिंग उतनी ही ऊंची मानी जाएगी। इसी कलर इंटेंसिटी के आधार पर लोगों को ए से लेकर एफ तक अलग अलग क्लासेस में बांटा जाएगा। इसके बाद रोमन शी फेई बताता है कि लगभग 17 महीने पहले एनवायरनमेंट में एक बड़ा बदलाव आया था। साइंटिस्ट्स ने बड़ी संख्या में पॉजिट्रॉन्स ऑब्जर्व किए थे और उसी घटना के बाद स्किल्स तथा कई स्ट्रेंज बायोलॉजिकल फिनोमेना दिखाई देने लगे। उसका कहना होता है कि इसी बदलाव ने ह्यूमैनिटी के इग्नोरेंस वाले रास्ते को तोड़ते हुए एक यूनिक सेल्फ कल्टिवेशन सिस्टम को अवेकन किया है। रोमन शी फेई आगे कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद वो लेवल से जुड़ी सारी जानकारी उनके स्टडी ग्रुप में डाल देगा, लेकिन साथ ही वो उन्हें ये सलाह भी देता है कि सिर्फ हायर लेवल होना किसी को सबसे महान नहीं बनाता। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इंसान समय के साथ अपनी स्किल को कितना बेहतर डेवलप करता है। फिर वो स्टूडेंट से कहता है कि वे उनके महान नेशन का फ्यूचर है, इसलिए उन्हें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद लू शू अपने नए दोस्त झांग के साथ बाहर निकलता है। रास्ते में कुछ दूसरे क्लासमेट्स लू शू का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो सबसे लोएस्ट लेवल क्लास एफ निकला था। झांग उससे पूछता है कि क्या उसे उनकी बातें बुरी नहीं लगती, लेकिन लू शू आराम से जवाब देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगले ही पल वो स्टडी ग्रुप में एक मैसेज भेज देता है जिसमें वो सभी को चिकन हेड्स कहकर इंसल्ट करता है। ये देखकर सारे क्लासमेट्स गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन यही चीज लू शू के लिए फायदेमंद बन जाती है क्योंकि उनकी नेगेटिव इमोशन से उसे लगातार नेगेटिव पॉइंट्स मिलने लगते हैं। उस दिन के बाद से लू शू नियमित रूप से स्टेलर फ्रूट खाना शुरू कर देता है ताकि उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ सके। हालांकि उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं होती, बल्कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहता है। हर बार की तरह वह फ्रूट खाता है और वो उसके शरीर में गायब होकर उसे एनरिच करने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसकी डिस्प्ले स्क्रीन सामने आ जाती है और एक मैसेज दिखाती है कि स्टेलर फ्रूट के लिए उसका बजट खत्म हो चुका है। अब वो फ्रूट व्हील ऑफ फॉर्चून से हटाकर सीधे स्टोर में ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए अब वो व्हील से नहीं जीता जा सकेगा। लू शू तुरंत अपना स्टोर खोलकर देखता है और पाता है कि अब वो स्टेलर फ्रूट को 1000 नेगेटिव पॉइंट्स देकर खरीद सकता है। उसे ये डील ठीक लगती है। इसके बाद वो सोचता है कि व्हील स्पिन करके देखा जाए कि और कौन कौन सी चीजें स्टोर में ऐड हो सकती है। लू शियाओयू टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसे अचानक एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है और पाती है कि लू शू के हाथ में गर्मा गर्म स्टिंकी टोफू से भरा एक बॉल है। वो हैरानी से उससे पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिला। लू शू कैजुअली जवाब देता है कि उसने इसे व्हील से जीता है। ये सुनकर लू शियाओयू काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि अब वो सिर्फ फ्रूट ही नहीं बल्कि टेस्टी फूड भी जीत सकता है। लू शू वो स्टिंकी टोफू उसे खाने के लिए दे देता है, लेकिन लू शियाओयू मुंह बनाकर कहती है कि अब उसे पैनकेक्स और फ्रूट चाहिए। लू शू तुरंत फिर से व्हील स्पिन करना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी मांगी हुई चीजें जीत सके, लेकिन उसकी किस्मत खराब रहती है और हर बार उसे सिर्फ स्टिंकी टोफू ही मिलता रहता है। ये देखकर लू शियाओयू डिसअपॉइंटेड हो जाती है और शिकायत करने लगती है कि अब लू शू पहले जितना कूल नहीं रहा क्योंकि वो उसके लिए पैनकेक्स और फ्रूट तक नहीं जीत पा रहा। फिर वो उससे पूछती है कि अब वो इस समस्या का क्या करेगा। लू शू हार नहीं मानता और लगातार व्हील स्पिन करता रहता है। आखिरकार उसे कुछ नया मिलता है। इस बार डिस्प्ले स्क्रीन से एक स्क्रॉल बाहर निकलता है। लू शियाओयू क्यूरियस होकर पूछती है कि आखिर ये क्या है। अचानक वो स्क्रॉल काली रोशनी छोड़ने लगता है और सीधे लू शियाओयू के शरीर में समा जाता है। उसी समय आउटर स्पेस से एक ब्लैक स्टार निकलता है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। लू शियाओयू अपनी आंखें खोलती है और खुद को एक मिस्टीरियस सेलेस्टियल जोन में पाती है। कुछ ही पल बाद वो वापस रियलिटी में लौट आती है और घबराकर लू शू से पूछती है कि अभी क्या हुआ। लू शू उसे बताता है कि शायद उसकी अवेकनिंग हो चुकी है और वो उससे कंसंट्रेट करने के लिए कहता है। लू शियाओयू दोबारा अपनी आंखें बंद करती है और फिर से उसी सेलेस्टियल जोन में पहुंच जाती है। इस बार उसके सामने मौजूद बड़ा प्लैनेट काले रंग की मियाज़मा जैसी एनर्जी छोड़ता है जो धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने लगती है। जब वो वापस अपनी आंखें खोलती है तो खुशी से सेलिब्रेट करने लगती है कि आखिरकार वो भी अवेकन हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ लू शू काफी चिंतित दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि लू शियाओयू का सेलेस्टियल मैप उसकी अपनी सेलेस्टियल सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट है। अब वो सोचने लगता है कि आखिर इन दो अपोजिट स्टार सिस्टम्स का मतलब क्या हो सकता है। लू शू अभी भी इस बात से परेशान रहता है कि उसकी इन्वेंट्री में स्टिंकी टोफू की इतनी सारी आइटम्स जमा हो चुकी है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे कोई नई चीज कब मिलेगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न वो स्टिंकी टोफू बेचकर पैसे कमाए। अगली सुबह वो अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए घर से निकलता है, लेकिन बाहर आते ही वो अपने पड़ोसी एक बूढ़े आदमी को तलवार के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखता है। वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुराता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। लू शू जवाब देता है कि वो अपनी ट्यूशन फीस के लिए पैसे कमाने जा रहा है। फिर वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी गर्व से बताता है कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद वो लू शू से पूछता है कि क्या वो उससे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहेगा, लेकिन लू शू बिना किसी हेजिटेशन के ना कह देता है। उसका जवाब सुनकर बूढ़ा आदमी पूरी तरह शॉक हो जाता है और लू शू को फिर से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। बूढ़ा आदमी निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लू शू में वही टैलेंट और क्वालिटीज है जिनकी उसे अपने स्टूडेंट में तलाश थी। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि
चाहे कुछ भी हो, लू शू सीखना ही नहीं चाहता। इसके बाद लू शू अपने स्टैंड पर स्टिंकी टोफू बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बहुत सारे लोग उसके पास आने लगते हैं और उसका बिजनेस तेजी से चलने लगता है। साथ ही आसपास के लोगों की इरिटेशन और नेगेटिव इमोशन से उसे लगातार नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलते रहते हैं। उसकी सेल्स इतनी अच्छी होती है कि थोड़े ही समय में उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। अब वो पूरे स्वैगर के साथ स्कूल पहुंचता है, जिससे उसके दाओयुआ क्लासमेट्स इरिटेट होने लगते हैं। पूरे दिन वो स्कूल में लोगों को अननॉय करके लगातार नेगेटिव पॉइंट्स इकट्ठा करता रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर लौटता है और अपने जमा किए हुए नेगेटिव पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गोल्डन सेलेस्टियल फ्रूट समन करता है। जैसे ही वो फ्रूट एक्टिवेट होता है, लू शू खुद को फिर से अपने सेलेस्टियल मैप के अंदर पाता है, लेकिन इस बार वो जगह पहले से अलग दिखाई देती है। उस बड़े प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे सातों प्लैनेट्स अब तेज रोशनी से चमक रहे होते हैं। साथ ही उसके हाथ पर बना निशान भी बदलने लगता है। जब उसका निशान वाला हाथ तेजी से चमकने लगता है तो वो उन ग्रहों में से एक की ओर अपना हाथ बढ़ाने का फैसला करता है। उसके हाथ की सारी रोशनी उस बड़े ग्रह में जाकर इकट्ठा हो जाती है और फिर ऊपर की ओर निकलकर उसके हाथ में एक तलवार का रूप ले लेती है। वो बिना छुए उस तलवार को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। वो समझ जाता है कि वे ग्रह दरअसल 7 नेबुला स्टार्स हैं और बीच में मौजूद बड़ा ग्रह उसकी सोल है। वो अपनी आंखें खोलता है और ये देखने की कोशिश करता है कि क्या वह उस तलवार का इस्तेमाल कर सकता है। वो बिना छुए तलवार को समन कर लेता है। फिर वो तलवार को अपने कमरे में घुमाने लगता है और वो उसकी कुछ किताबों को आर पार चीर देती है। ये देखकर वो संतुष्ट हो जाता है और समझ जाता है कि उसने एक नेबुला स्टार अनलॉक करके ये शक्ति हासिल की है। अगर वो सभी 7 स्टार्स को ब्रेक थ्रू कर ले तो वो बेहद शक्तिशाली बन जाएगा। अगले दिन क्लास में रोमन 11 FAI एक डिवाइन सर्कल के जरिए एक छात्र की जांच कर रहा होता है, जबकि बाकी सभी छात्र उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। उसके हाथ में मौजूद पत्थर चमकने लगता है। लियू शू पूछता है कि ये पत्थर क्या है, तो झांग बताता है कि ये एक स्पिरिट स्टोन है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई है। अगले कुछ दिनों में उन्हें भी अपना स्पिरिट स्टोन मिलेगा ताकि वे प्रैक्टिस कर सके। फिर सभी लोग उस डेमोन्स्ट्रेशन पर ध्यान देने लगते हैं, जहाँ रोमन 11 FAI छात्रों से कहता है कि वे वापस जाकर लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि वो अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया है। ये सुनकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है। वो उन्हें बताता है कि समय समय पर उन्हें बुलाया जाएगा ताकि वे अपनी ट्रेनिंग की प्रोग्रेस दिखा सके। इसके बाद वो उन्हें टू इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेटाफिजिक्स चैप्टर नाम की एक टेक्निक के बारे में बताता है और कहता है कि इससे उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाएगी। लियू शू अपने स्पिरिट स्टोन के साथ उस टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है। अचानक उसके शरीर से एक तेज चमक निकलती है और उसके सेलेस्टियल मैप में प्रवेश करने लगती है, लेकिन तभी उसकी तलवार हिंसक हो जाती है और उस रोशनी से टकराकर उसे पूरी तरह बुझा देती है। लियू शू भारी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलता है। वो सोचने लगता है कि उसका सेलेस्टियल मैप इतना वायलेंट क्यों है और आखिर में ये निष्कर्ष निकालता है कि रोमन 11 FAI की सिखाई हुई टेक्निक उसके किसी काम की नहीं है। अगले दिन लियू शू अपने स्टॉल की ओर जाता है, लेकिन वहाँ वह अपने बूढ़े पड़ोसी को तलवार की ट्रेनिंग करते हुए देखता है। वो उस आदमी से उसकी तलवार के बारे में पूछता है तो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या वह भी ये सीखना चाहता है। लियू शू कहता है कि वो सीखना तो चाहता है, लेकिन एक समस्या है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि पहले ट्रेनिंग शुरू करो, फिर बाद में उसकी समस्या पर बात करेंगे। पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद शाम को लियू शू वापस आता है ताकि वो बूढ़े आदमी के साथ ट्रेनिंग शुरू कर सके। बूढ़ा आदमी उसे कई तरह के वेट बेल्ट्स दिखाता है, जिनमें सबसे हल्का 30 पाउंड का और सबसे भारी 300 पाउंड का होता है। वो लियू शू से कहता है कि ट्रेनिंग के दौरान इन्हें पहनना होगा। लियू शू बहस करते हुए कहता है कि दाओयुआ क्लास की टेक्निक्स तो पहले से ही लोगों को सीधे अपनी ताकत बढ़ाना सिखाती है। इस पर बूढ़ा आदमी समझाता है कि शिजुजिन एक महान लीडर है जिसका उद्देश्य दाओइज्म की तीनों शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है। वो कहता है कि ट्रेनिंग के मामले में उससे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब बूढ़ा आदमी ये सब बता रहा होता है तब लियू शू सोचने लगता है कि कहीं शिजुजिन हेवनली नेटवर्क का सदस्य तो नहीं और वही उनकी क्लास के एक्सरसाइजेस डिजाइन करता हो। बूढ़ा आदमी जोर देकर कहता है कि ट्रेनिंग में किसी भी स्टेप को स्किप नहीं किया जा सकता। वो लियू शू को सलाह देता है कि पहले सबसे हल्के वेट बेल्ट से शुरुआत करे और धीरे धीरे सबसे भारी तक पहुंचे। लेकिन लियू शू आराम से सबसे हल्का बेल्ट उठाता है और उसे ऐसे हवा में उछाल देता है जैसे वो कागज का टुकड़ा हो। फिर वो उसे आसानी से पकड़ भी लेता है। इसके बाद वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या वे सीधे सबसे भारी बेल्ट से शुरुआत कर सकते हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है। वो समझाता है कि लियू शू का पावर सिस्टम अवेकन हो चुका है, इसलिए उसके लिए ऐसे काम करना आसान है। इसके बाद बूढ़ा आदमी अपनी मेज से एक कागज का टुकड़ा उठाता है। लियू शू सोचने लगता है कि आखिर वो इससे क्या करने वाला है। बूढ़ा आदमी पूरी एकाग्रता के साथ उस कागज को मना एनर्जी से घेर लेता है। कागज सीधा और कठोर हो जाता है। फिर वो उसे हवा में उठा देता है। एक तेज वार के साथ वो कागज जबरदस्त एनर्जी फ्लो छोड़ता है जो जमीन के भीतर से गुजरते हुए पास की दीवार को एकदम साफ तरीके से 2 हिस्सों में काट देता है। ये देखकर लियू शू हैरानी से भर जाता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी उसे फोकस टेक्निक की असली ताकत दिखा चुका होता है। बूढ़ा आदमी लियू शू को सलाह देता है कि कई चीजों में हाथ आजमाने से बेहतर है कि इंसान किसी एक कला में महारत हासिल करे, और चाहे कितनी भी अलग अलग ट्रिक्स क्यों न हो, आखिर में स्वॉर्ड पाथ ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बूढ़ा आदमी लियू शू की ओर एक जंग लगी तलवार फेंकता है और उसे हवा को काटने की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। लियू शू तलवार पकड़कर एक स्टांस लेता है और प्रैक्टिस शुरू कर देता है, लेकिन बूढ़ा आदमी तुरंत उसकी पोस्चर सुधारने के लिए आगे आता है। वो कहता है कि लियू
शू ताकतवर बनना तो चाहता है, लेकिन अभी तक उसे अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल नहीं है। बूढ़ा आदमी उसे याद दिलाता है कि मसल्स की कोई मेमोरी नहीं होती, केवल टैलेंट मायने रखता है। लियू शू अपनी जैकेट उतार देता है और पूरी एकाग्रता के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। धीरे धीरे उसकी तलवार चलाने की प्रिसिशन और स्टाइल दोनों बेहतर होने लगते हैं। लगातार 1000 बार तलवार घुमाने के बाद आखिरकार लियू शू स्वॉर्ड टेक्निक के पहले स्टेप में महारत हासिल कर लेता है। अगले दिन स्कूल में लियू शू के डिस्प्ले पर दिखता है कि शिजुजिन उसके घर पर मौजूद है। ये देखते ही वो तुरंत स्कूल से भागकर घर की ओर दौड़ पड़ता है। वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि लियू शियाओयू और बूढ़ा आदमी दोनों शिजुजिन के साथ बाहर खड़े हैं। लियू शियाओयू पूछती है कि वो वहाँ क्यों आया है, तो शिजुजिन जवाब देता है कि वो कुछ लेने आया है। ये सुनकर वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद शिजुजिन लियू शू की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। लियू शू अपना परिचय देते हुए कहता है कि वो पास के स्कूल का छात्र है। शिजुजिन पूछता है कि क्या लियू शू बूढ़े आदमी का स्टूडेंट है, लेकिन बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि वो लियू शू जैसे लेवल F छात्र को नहीं सिखा सकता। इसके बाद वो शिजुजिन को जाने के लिए कह देता है और शिजुजिन तुरंत वहाँ से चला जाता है। लियू शू नोटिस करता है कि शिजुजिन एक लेवल भी है। वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या शिजुजिन हेवनली नेटवर्क के टॉप बोर्ड का हिस्सा है। बूढ़ा आदमी समझाता है कि शिजुजिन नेटवर्क में सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है और केवल एक लेवल भी कॉमनर है। वो लियू शू को भरोसा दिलाता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को भी शक नहीं होगा कि वो उसे ट्रेनिंग दे रहा है। इसके बाद लियू शू पूछता है कि क्या शिजुजिन ने कभी बूढ़े आदमी का अपमान किया था, लेकिन बूढ़ा आदमी शांत होकर कहता है कि सब ठीक है। फिर वो एक कहावत सुनाता है कि दूर से आए दोस्तों के लिए किसी औपचारिक स्वागत की जरूरत नहीं होती। जाने से पहले बूढ़ा आदमी लियू शू को सोडियम पोटेशियम एलॉय से भरी एक टेस्ट ट्यूब देता है और उससे कहता है कि वह उनके लेवल्स चेक करे। उस रात लियू शू पूरी तरह सुनिश्चित कर लेता है कि आसपास कोई नहीं है और फिर वो टेस्ट शुरू करता है। उसे उम्मीद होती है कि पहले खाया हुआ सेलेस्टियल फ्रूट अब अपना असर दिखाएगा। लियू शियाओयू भी इस टेस्ट में हिस्सा लेती है और जैसे ही दोनों का खून सोडियम पोटेशियम एलॉय में डाला जाता है, उनकी टेस्ट ट्यूब्स काली होने लगती है। लियू शू अपनी ट्यूब को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि उसका रंग इतना गहरा हो चुका है कि वो लगभग लेवल ए जैसा दिखाई दे रहा है। ये देखकर वो खुद भी हैरान रह जाता है, लेकिन तभी ट्यूब्स में बबलिंग शुरू हो जाती है। लियू शू की ट्यूब का रंग बदलकर नीला हो जाता है, जबकि लियू शियाओयू की ट्यूब में एक गहरा काला स्वर्ल बनने लगता है। दोनों ये महसूस करते हैं कि एलॉय के अंदर बने पैटर्न्स उनके सेलेस्टियल मैप्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। लियू शू सोचने लगता है कि क्या लेवल ए से भी ऊपर कोई लेवल मौजूद है। इसके बाद लियू शू अपने कमरे में मेडिटेशन शुरू करता है। उसके सेलेस्टियल मैप के अंदर 2 नेबुला स्टार्स चमकने लगते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पूरे शरीर के ऊपर एक नीली रोशनी की लेयर बन गई है। वो अपनी मेज से एक नाइफ उठाता है और खुद को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं आती। तब उसे एहसास होता है कि ये नेबुला का दूसरा लेयर है जो उसे इंजरीज से प्रोटेक्शन दे रहा है। फिर वो सोचने लगता है कि लियू शियाओयू की अवेकनिंग कैसी चल रही होगी। उधर दूसरी ओर लियू शियाओयू अपने बिस्तर पर बेचैन होकर करवटें बदल रही होती है। उसके सेलेस्टियल मैप के अंदर सभी नेबुला स्टार्स बेहद अंधेरे दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक स्टार अवेकन होता है और अचानक इतना बड़ा हो जाता है कि वो लगभग एक ब्लैक होल की तरह उसे अपनी ओर खींचने लगता है। सुबह लियू शू उसे जगाने के लिए उसके कमरे में जाता है। वहाँ वो देखता है कि लियू शियाओयू बिस्तर पर खड़ी है और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी है। वो घबराकर उसे पुकारता है। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखें वापस सामान्य हो जाती है और वो दौड़कर लियू शू को गले लगा लेती है। खुशी से वो बताती है कि उसने एक नेबुला स्टार अवेकन कर लिया है। लियू शू उसे बधाई देता है, लेकिन साथ ही घमंड से कहता है कि वो पहले ही 2 नेबुला स्टार्स अवेकन कर चुका है। ये सुनकर लियू शियाओयू नाराज होकर मुंह फुला लेती है। लियू शू उससे पूछता है कि क्या वो उसे अपने स्टार की शक्ति दिखा सकती है, लेकिन वो कहती है कि वो सीधे उसे नहीं दिखा सकती। इसके बजाय वो अपनी एबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन देती है। वो अपनी हथेली पर एक चींटी समन कर लेती है। फिर वो समझाती है कि उसकी पावर्स उसे आसपास मौजूद मृत जीवों की एनर्जी को महसूस करने की क्षमता देती है। वो बताती है कि ये चींटी पिछले दिन मर गई थी और उसे इसका दुख था, लेकिन अब वो उसे वापस बुलाकर कंट्रोल कर सकती है। लियू शू अपनी उंगली उसकी हथेली पर रखता है और वो चींटी धीरे धीरे उसकी उंगली पर चढ़ जाती है। ये देखकर लियू शू पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि वो चींटी बिल्कुल असली जैसी दिखाई दे रही होती है। जिज्ञासा से भरा लियू शू उससे पूछता है कि क्या वो इससे भी ज्यादा कुछ कर सकती है। इसके बाद दोनों बाहर जाकर उसकी एबिलिटीज को और टेस्ट करने का फैसला करते हैं। लियू शियाओयू अपनी पावर्स का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए एक छोटा काला पक्षी बनाती है। वो पक्षी हवा में उड़ता हुआ घूमने लगता है और आखिर में आकर लियू शू के कंधे पर बैठ जाता है। लियू शू उससे पूछता है कि वो इस पक्षी को कितनी देर तक कंट्रोल कर सकती है और क्या इससे उसकी ताकत कम होती है। लियू शियाओयू समझाती है कि उसकी एबिलिटीज किसी समय सीमा से बंधी नहीं है और इससे उसकी शक्ति कमजोर भी नहीं होती। वो बताती है कि ब्लैक होल उस एनर्जी को कॉन्डेंस कर देता है, इसलिए उसे कंट्रोल करने में बहुत कम एफर्ट लगता है। एक रात लियू शियाओयू अचानक जाग जाती है। उसकी आंखें फिर से पूरी तरह काली हो जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वे सामान्य हो जाती है। इसके बाद वो उत्साहित होकर लियू शू के कमरे की ओर भागती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। लियू शू बाहर आता है और पूछता है कि आखिर इतनी हड़बड़ी किस बात की है। तभी वो अपने सामने एक आदमी को खड़ा देखता है जिसे लियू शियाओयू ने समन किया होता है। लियू शू उस आदमी को पहचान लेता है। उसने पिछली रात उसी आदमी को रॉबरी और मर्डर
करते हुए देखा था। स्थिति को संभालने के लिए लियू शू अपनी पावर्स एक्टिवेट कर देता है। उसके शरीर के चारों ओर प्रोटेक्टिव नेबुला लाइट फैल जाती है जो उसकी रक्षा करती है। वो उस आदमी के अटैक्स का जवाब देता है और फिर अपने सेलेस्टियल मैप से अपनी मैजिक स्वॉर्ड समन कर लेता है। तलवार उस आदमी को घातक रूप से घायल कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तलवार वापस लियू शू के पास लौट आती है। असल में लियू शू ये सब लियू शियाओयू की एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए कर रहा था और उसने साबित कर दिया कि वो सचमुच उस आदमी को समन कर सकती है। लियू शू स्वीकार करता है कि वो डरा नहीं था बल्कि उसकी प्रोग्रेस देखकर हैरान था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो अपनी पावर्स को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है। लियू शियाओयू कहती है कि वो सिर्फ सोचकर ही उस आदमी से अपनी मर्जी का कोई भी काम करवा सकती है। ये साबित करने के लिए वो उस आदमी को फाइटिंग स्टांस लेने का आदेश देती है और वो तुरंत वैसा ही करता है। लियू शू गंभीर आवाज में उसे चेतावनी देता है कि वो अपनी पावर्स के बारे में कभी किसी को न बताए। लियू शियाओयू उसकी बात मान जाती है और फिर बताती है कि उसे उस आदमी की मेमोरीज से ये भी पता चल गया है कि उसने चोरी का पैसा कहाँ छिपाया था। वो लियू शू को उस जगह पर ले जाती है जहाँ उस आदमी और उसके दो साथियों ने, जो सभी अवेकन थे, पहाड़ी के ऊपर पैसे गाड़ रखे थे। अगले दिन स्कूल में सभी छात्रों को स्पोर्ट्स फील्ड पर इकट्ठा किया जाता है ताकि उनके नए डायरेक्टर ले यिक्सियाओ का इनॉग्रेशन किया जा सके। ले यिक्सियाओ केवल इतना कहता है कि सभी छात्र मेहनत से पढ़ाई करें और फिर तुरंत उन्हें डिसमिस कर देता है। उसकी ये छोटी सी स्पीच सुनकर दाइवान क्लास के सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। ले यिक्सियाओ और रोमन 11 फई हाल ही में हुई एक घटना के 3 फ्यूजिटिव्स की वीडियो दिखाते हैं। उनमें एक डी लेवल और 2 ई लेवल अवेकन होते हैं। डी लेवल वही आदमी होता है जिससे लियू शू लड़ चुका था। ले यिक्सियाओ छात्रों से पूछता है कि क्या वे ऐसे फ्यूजिटिव्स को संभाल सकते हैं। तभी रोमन 11 फई ले यिक्सियाओ को इशारा करता है। इसके बाद ले यिक्सियाओ एक रो पहन लेता है और औपचारिक रूप से अपना परिचय देता है। वो कहता है कि भविष्य में वो हेवनली नेटवर्क में उनका सुपीरियर होगा। साथ ही वो अपना कोड नेम और बी लेवल रैंकिंग भी बताता है। वो आगे समझाता है कि उसी रात एक सस्पिशियस लेवल सी व्यक्ति भी देखा गया था जिसने तलवार और एनर्जी शील्ड की मदद से उस डी लेवल फ्यूजिटिव को आसानी से हरा दिया था। ले यिक्सियाओ सभी छात्रों को निर्देश देता है कि अगर उन्हें वो लेवल सी व्यक्ति कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत उसे या रोमन 11 फई को रिपोर्ट करे। इसके बाद वो माहौल हल्का करते हुए एक अच्छी खबर सुनाता है कि अब से हर महीने छात्रों को कल्टिवेशन के लिए रिसोर्सेज दिए जाएंगे। क्लास खत्म होने के बाद लियू शू झांग से पूछता है कि क्या स्पिरिट स्टोन्स को ब्लैक मार्केट में बेचा जा सकता है। झांग हैरान होकर पूछता है कि लियू शू उन्हें बेचना क्यों चाहता है जबकि उसे खुद कल्टिवेशन के लिए उनकी जरूरत है। लियू शू कहता है कि वो बस जिज्ञासा से पूछ रहा है। वो महसूस करता है कि अगर वो हमेशा पैसों की चिंता करता रहेगा तो स्पिरिट स्टोन्स होने के बावजूद भी वो ठीक से प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पाएगा। झांग बताता है कि एक स्पिरिट स्टोन लगभग 1 लाख युआन में बिक सकता है। ये सुनते ही लियू शू उत्साहित हो जाता है। वो तुरंत झांग से पूछता है कि क्या वो उन्हें खरीदना चाहता है, लेकिन झांग मना कर देता है और कहता है कि वो किसी और बायर को ढूंढने की कोशिश करेगा। तब लियू शू जिद करते हुए कीमत 120,000 युआन तय कर देता है। लियू शू ट्रांजैक्शन के लिए अपना अकाउंट नंबर भेज देता है और झांग स्पिरिट स्टोन्स लेकर कहता है कि बायर मिलते ही वो पैसे भेज देगा। बाद में लियू शू घर लौटता है और फिर से मेडिटेशन शुरू करता है। इस बार उसकी अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी हो जाती है और वो तीसरा नेबुला स्टार एक्टिवेट कर लेता है। लियू शू को विश्वास होने लगता है कि वो जल्द ही लेवल सी तक पहुंच जाएगा। कुछ देर बाद जब वो बाहर टहलने निकलता है तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। फोन उसकी टीचर का होता है जो जल्दी उसे स्कूल पहुंचने के लिए कहती है। वो बताती है कि आर्मोर्ड कार जल्द ही निकलने वाली है और उसे किसी भी हालत में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आर्मोर्ड कार सभी छात्रों को उनके मिशन पर लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में लियू शू पूछता है कि वे आखिर जा कहाँ रहे हैं। झांग जवाब देता है कि एक रूइन खुल गया है और वे लोग उस टेरिटरी की प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर लियू शू पूछता है कि क्या वे खुद उस रूइन के अंदर नहीं जाने वाले। झांग कहता है कि वे लोग रूइन के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वो खुद सिर्फ एक लेवल ई है और ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि वे अभी अपनी रक्षा करने लायक मजबूत नहीं है, खासकर लियू शू जैसा व्यक्ति जो अभी भी लेवल एफ पर है। लियू शू पूछता है कि आखिर ये रूइंस होते क्या है। झांग समझाता है कि माना जाता है कि ये रूइंस किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा पृथ्वी पर छोड़ी गई जगह हैं। दूसरी अदरवर्ल्डली स्पेसेस की तरह ही ये रूइंस भी हाल के समय में एनवायरनमेंट में आए बदलावों की वजह से दिखाई देने लगे हैं। वो आगे बताता है कि जहाँ भी कोई रूइन प्रकट होता है वहाँ कई बड़े मास्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं और उसके लिए लड़ाई करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन रूइंस के अंदर रेयर हर्ब्स, मैजिक टूल्स और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मेशन आई मौजूद होता है। अगर कोई व्यक्ति फॉर्मेशन आई हासिल कर ले तो पूरा रूइन गायब हो जाता है। लियू शू कहता है कि ये सब बेहद मिस्टीरियस लगता है। तभी झांग धीरे से उसके कान में कहता है कि अब तक पूरे देश में केवल यही एक रूइन खुला है। कुछ समय बाद वे सभी रूइन साइट पर पहुंच जाते हैं। रोमन 11 फेस सभी को समझाता है कि ये मिशन पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल है। उन्हें यहाँ केवल एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए शामिल किया गया है। वो सख्त आवाज में चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी मिशन की जानकारी बाहर लीक की या इसके बारे में बात की तो उसे सिर्फ डिसमिस नहीं किया जाएगा बल्कि कोर्ट मार्शल किया जाएगा। ये सुनकर सभी छात्र चौंक जाते हैं लेकिन फिर भी वे सहमत हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग कैंप में रुककर कल्टिवेशन प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन लियू शू प्रैक्टिस करने के बजाय क्लास लीडर को परेशान करना शुरू कर देता है। वो क्लास लीडर का ध्यान भटका देता है और इस वजह से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी कमा लेता है। बाद में लियू शू और झांग कैंप में टहलने निकलते हैं। तभी वे सामने वाले पहाड़ को घने मिस्ट से ढका हुआ देखते हैं। लियू शू पूछता है कि ये मिस्ट क्या है। झांग
जवाब देता है कि यही रूइन का पोर्टल है। अचानक कैंप में अलार्म्स तेजी से बजने लगते हैं क्योंकि वो मिस्ट तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगती है। माँ यिक्सियाओ और रोमन 11 फेई जोर से सभी को पीछे हटने और पहाड़ से दूर भागने के लिए चिल्लाते हैं ताकि कोई उस मिस्ट में फंस न जाए। लेकिन मिस्ट बहुत तेजी से फैलती है और ज्यादातर लोग उसके अंदर घिर जाते हैं। लियू शू और झांग भी उस मिस्ट में फंस जाते हैं और वो उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। लियू शू हवा में उछलता हुआ उस मिस्ट के भीतर चला जाता है और आखिर में एक अजीब सी जगह पर जोर से जमीन पर गिरता है। लियू शू उठकर अपने आसपास का जायजा लेने लगता है। तभी अचानक उसकी ओर एक कुल्हाड़ी तेजी से उड़ती हुई आती है, लेकिन वो मुश्किल से उससे बच जाता है। वो सामने देखता है और पाता है कि एक स्केलेटन ज़ॉम्बी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसकी ओर बढ़ रहा है। वो स्केलेटन लगातार उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन लियू शू उसके हर वार से आसानी से बच निकलता है। फिर वो सही मौका देखकर कुल्हाड़ी पकड़ लेता है, उसे ज़ॉम्बी के हाथ से छीन लेता है और जोर से उसे जमीन पर पटक देता है। स्केलेटन का शरीर टूटकर बिखर जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो स्केलेटन रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ता रहता है। तब लियू शू कुल्हाड़ी से उसका सिर अलग कर देता है और आखिरकार वो ज़ॉम्बी पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये देखकर लियू शू राहत की सांस लेता है कि उसे ज़ॉम्बीज को मारने का तरीका मिल गया है। तभी वो देखता है कि 2 और ज़ॉम्बीज उसकी ओर आ रहे हैं। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें भी आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन उसी समय कुछ दूसरे छात्र उसकी ओर भागते हुए आते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वो वहाँ से भाग जाए। एक छात्र उसे जल्दी भागने के लिए कहता है। लियू शू पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि उनके पीछे बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज दौड़ रहे हैं। तभी एक ज़ॉम्बी छलांग लगाकर एक छात्र पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। ये देखकर लियू शू तुरंत अपनी कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का सिर काट देता है और फिर बाकी ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ता है। चारों ओर से ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो लगातार लड़ते हुए ज्यादातर ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी पीछे से चुपके से उस पर हमला कर देता है। लियू शू मुश्किल से अपनी कुल्हाड़ी से उसका वार रोक पाता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वहाँ वो ज़ॉम्बी के साथ संघर्ष करने लगता है। पास खड़े एक छात्र दूसरे से पूछते हैं कि क्या उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन डरा हुआ छात्र कहता है कि पहले इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या लियू शू अकेले उसे संभाल सकता है। आखिरकार लियू शू पूरी ताकत लगाकर खुद को पलटता है और ज़ॉम्बी का सिर काट देता है। इसके बाद वो डरे हुए छात्रों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अब उनका क्या प्लान है। वे लोग कहते हैं कि शायद यही रुकना बेहतर होगा क्योंकि ज़ोम 22 अब खत्म हो चुके हैं और हो सकता है कि रूइन जल्द ही गायब हो जाए। लियू शू उनसे पूछता है कि अगर वो वहाँ से चला गया तो वे क्या करेंगे। तभी उनमें से एक लड़की उससे विनती करती है कि वो यही रुके और उनकी रक्षा करे। लियू शू उन्हें सलाह देता है कि अगर वे ज़ॉम्बीज को अपनी ओर आते देखें तो तुरंत भाग जाएं। वो ये भी बताता है कि ज़ॉम्बीज एक निश्चित दूरी के बाद पीछा करना बंद कर देते हैं और अगर वे बहुत करीब आ जाएं तो कुल्हाड़ी से उनका सिर काट देना चाहिए। एक छात्र सुझाव देता है कि लियू शू को वही रुक जाना चाहिए, लेकिन लियू शू कुछ और ही फैसला करता है। वो अपनी कुल्हाड़ी उन लोगों के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चलते हुए कहता है कि वे उसका इस्तेमाल करें। उसके जाते ही वो लड़की बाकी छात्रों से कहती है कि अगर उन्होंने उसकी मदद की होती तो शायद वो उन्हें छोड़कर नहीं जाता। इसके बाद सभी छात्र आपस में ये तय करने लगते हैं कि कुल्हाड़ी कौन रखेगा। उधर लियू शू अकेला उस अजीब जगह में घूमता रहता है और लियू शियाओयू के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत सतर्क होकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक मोड़ के पीछे से एक ज़ॉम्बी हॉर्समैन निकलता है और लगभग अपने भाले से उसे भेद ही देता है। लियू शू तेजी से भाले को पकड़ लेता है और दोनों के बीच उसे लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी गुस्से में प्रतिक्रिया देता है और लियू शू को नेगेटिव पॉइंट्स मिलने लगते हैं। ये देखकर लियू शू हैरान रह जाता है कि ज़ॉम्बीज भी इमोशंस दिखा सकते हैं। वो तुरंत तय करता है कि वो इसका फायदा उठाएगा। लियू शू जोर लगाकर भाले को ज़ॉम्बी के हाथ से खींच लेता है, जिससे वो घोड़े से नीचे गिर पड़ता है। लेकिन तभी और ज़ॉम्बी हॉर्समैन उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। स्थिति को देखकर लियू शू वहाँ से भागने लगता है और ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। वो उनसे बचने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन वे लगातार उसका पीछा करते रहते हैं। तभी कैवलरी कैप्टन अपने सैनिकों को लियू शू पर हमला करने का आदेश देता है। लियू शू तेजी से उनके हमलों से बचता हुआ और ऊपर चढ़ता जाता है। कुछ देर बाद कैप्टन अपने सैनिकों को रुकने का आदेश देता है। इससे ज़ॉम्बीज नाराज हो जाते हैं और लियू शू को फिर से और नेगेटिव पॉइंट्स मिलने लगते हैं। लियू शू छिपकर अपने डिस्प्ले स्क्रीन को देखता है, जहां लगातार पॉइंट्स बढ़ते जा रहे होते हैं। इसके बाद कैवलरी कैप्टन अपने सैनिकों को वापस लौटने का आदेश देता है। वही दुखी ज़ॉम्बी जिससे लियू शू ने भाला छीना था उदास होकर बाकी सैनिकों को अपने भालों के साथ लौटते हुए देखता रहता है। उनके जाने के बाद लियू शू नीचे उतरता है और वहाँ पड़े हथियार इकट्ठा करने लगता है। उसे एक तलवार, एक कुल्हाड़ी और मना एनर्जी से भरा हुआ भाला मिलता है। थोड़ी देर बाद कुछ ज़ॉम्बीज फिर उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस बार लियू शू भाले का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आसानी से हरा देता है। वो उनके भाले भी इकट्ठा कर लेता है और उन्हें अपनी पीठ पर बांधकर आगे बढ़ जाता है। आखिरकार उसे पहाड़ी की चट्टानों के बीच एक शांत और सुनसान जगह मिलती है। वो वहाँ बैठकर मेडिटेशन शुरू करता है और अपने जमा किए हुए नेगेटिव पॉइंट्स का इस्तेमाल लेवल अप करने के लिए करता है। उसे कई ऑप्शंस में से एक सेलेस्टियल फ्रूट चुनने का मौका मिलता है। वो उसे खा लेता है और तुरंत उसके अंदर नई एनलाइटमेंट जाग उठती है। 3 नए नेबुला स्टार्स उसके सेलेस्टियल मैप में भर जाते हैं और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नई ऊर्जा से भरा हुआ लियू शू अपनी यात्रा जारी रखता है। उधर दूसरी ओर हेवनली नेटवर्क के अधिकारी दैवान क्लास के छात्रों को
इकट्ठा करने में लगे हुए होते हैं। हेवनली नेटवर्क के अधिकारी आपस में चर्चा करते हैं कि छात्र कितनी आसानी से डर जाते हैं और उनमें लड़ने की क्षमता की कितनी कमी है। वे फैसला करते हैं कि सबसे पहले उन्हें ज़ॉम्बी कैवलरी कैप्टन को निशाना बनाना चाहिए ताकि बाकी बचे छात्रों की रक्षा की जा सके। साथ ही वे ये भी मानते हैं कि अगर सभी छात्र लियू शू जैसे होते तो स्थिति काफी आसान होती। अब उन्हें एहसास होने लगता है कि लियू शू उतना कमजोर नहीं है जितना उन्होंने शुरुआत में सोचा था। तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत छिप जाते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बी आर्मी वहाँ से गुजर रही है। वे राहत की सांस ही लेते हैं कि अचानक मना एनर्जी से भरा एक भाला हवा में तेजी से उड़ता हुआ आता है और एक ज़ॉम्बी हॉर्समैन को पूरी तरह चीर देता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। फिर वे देखते हैं कि लियू शू पहाड़ी के ऊपर से भाला फेंकने के बाद नीचे छलांग लगाता है और ज़ॉम्बीज के संभलने से पहले ही एक एक करके उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। उनका लीडर अपने आदमियों को लियू शू की मदद करने का आदेश देता है, लेकिन लियू शू अकेले ही पूरे हालात को आसानी से संभाल लेता है। जब भाले की शक्ति खत्म हो जाती है तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है और बाकी दुश्मनों को भी खत्म कर देता है। सब कुछ शांत होने के बाद लियू शू आराम से उनकी ओर मुड़ता है। लीडर बाकी बचाए गए छात्रों के साथ उसकी ओर बढ़ता है और सोचता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कुछ लोग लियू शू की सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन जैसे ही लीडर उसके पास पहुंचकर बात करने की कोशिश करता है, लियू शू शांत भाव से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि सारे हथियार उसी के हैं। ये सुनकर लीडर चिढ़ जाता है और लियू शू को फिर से नेगेटिव पॉइंट्स मिलने लगते हैं। इसके बाद लियू शू सभी हथियार इकट्ठा करना शुरू कर देता है। लीडर उससे पूछता है कि क्या वो लियू शू है। हैरान होकर लियू शू पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। लीडर बताता है कि लुओस सिटी स्पेशल क्लास के 2 छात्रों ने उसके बारे में बताया था, वही छात्र जिन्हें लियू शू ने शुरुआत में बचाया था। ये सुनकर लियू शू लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और सतर्क होकर खड़ा रहता है, लेकिन लीडर उसे भरोसा दिलाता है कि उनका उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो कहता है कि वे हेवनली नेटवर्क के साधारण वॉरियर्स हैं और उसकी ताकत के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं। लियू शू कुछ सोचने के बाद फैसला करता है कि वो उन्हें केवल तलवारें देगा, लेकिन लीडर साफ कह देता है कि उन्हें किसी भी हथियार या आर्मोर की जरूरत नहीं है। लियू शू थोड़ा शांत होता है और उनसे पूछता है कि क्या वे लोग यहाँ अकेले काम कर रहे हैं। वे इसकी पुष्टि कर देते हैं। इसके बाद लियू शू पूछता है कि अगर वे यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने ज़ॉम्बी कैवलरी को खत्म क्यों नहीं किया और अब तक कहाँ छिपे हुए थे। लीडर उसके सवाल का कोई ठीक जवाब नहीं दे पाता। तब लियू शू उनसे पूछता है कि आखिर वो इतने सारे हथियारों का क्या करेगा, क्योंकि वो अकेले उनका इस्तेमाल तो नहीं कर सकता। उसी समय वहाँ और छात्र पहुँचने लगते हैं और तभी लियू शू के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो जोर से घोषणा करता है कि जो भी चाहे वो उससे स्पीयर्स, सोर्ड्स और आर्मोर खरीद सकता है। वो बड़े गर्व से उन हथियारों को दुनिया के सबसे बेहतरीन वेपन्स बताता है और कहता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर हर सामान सिर्फ 999 युआन में मिलेगा। लेकिन तभी लियू शू को याद आता है कि यहाँ किसी के पास कैश ही नहीं है, इसलिए कोई पेमेंट नहीं कर पाएगा। तभी एक छात्र उसके पास आकर उससे एक तलवार मांगता है। लियू शू उसकी गर्दन में पहना हुआ कीमती जेड पेंडेंट देख लेता है और कहता है कि अगर वो पेंडेंट दे दे तो बदले में उसे तलवार मिल सकती है। ये सुनकर छात्र गुस्से में मना कर देता है और उसकी नाराजगी से लियू शू को फिर नेगेटिव पॉइंट्स मिलने लगते हैं। उधर छात्र और हेवनली नेटवर्क के अधिकारी आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। कुछ देर बाद एक अधिकारी लियू शू के पास आता है। उसके हाथ में एक रिस्ट वॉच होती है जिसकी कीमत लगभग 12,000 युआन होती है। वो उस घड़ी के बदले एक तलवार लेने का प्रस्ताव रखता है। लियू शू बिना एक पल गवाए तुरंत सौदा मान लेता है और तलवार के बदले वो रिस्ट वॉच ले लेता है। इसके बाद लियू शू लगातार अपने वेपन्स बेचता रहता है। हेवनली नेटवर्क के अधिकारी अलग अलग सामान देकर उससे हथियार खरीदते रहते हैं। कुछ ही देर में लियू शू के पास ज्वेलरी और कीमती चीजों का पूरा ढेर लग जाता है, जिसे देखकर उनका लीडर काफी निराश हो जाता है। आखिरकार सभी लोग अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। लगातार चलते रहने की वजह से सब काफी थक चुके होते हैं। उधर लियू शू अपनी सफल सेल्स को याद करके खुशी खुशी गुनगुनाता हुआ चल रहा होता है। आखिर में वे लोग रात बिताने के लिए आराम करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा चलने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। लीडर सभी को सावधान रहने की चेतावनी देता है क्योंकि उनके चारों ओर हवा में भूत जैसी आकृतियां उड़ने लगती है। लियू शू महसूस करता है कि उन गोस्ट से निकलने वाली एनर्जी बिल्कुल लियू शियाओयू की एनर्जी जैसी है। उसी समय वो महसूस करता है कि उसके सेलेस्टियल मैप के अंदर मौजूद तलवार उन गोस्टली प्रेजेंस पर प्रतिक्रिया देने लगी है। वो बड़ी मुश्किल से उस तलवार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। संघर्ष करते समय उसकी आंखें चमकने लगती है और गोस्ट्स देखते हैं कि उसका पूरा शरीर स्पिरिट एनर्जी से जल रहा है। ये दृश्य देखकर वे गोस्ट्स डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। बाकी सभी लोग अचानक हुए इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन लियू शू मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है कि उनके भागने की वजह वही है। इसके बाद सभी लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं और आखिरकार रूइन के कोर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर सभी को राहत और उपलब्धि का एहसास होता है। गुफा के अंदर पहुँचते ही लियू शू फिर से अपने बचे हुए हथियार बेचने लगता है। दूसरे अधिकारी और छात्र उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। दूसरी क्लास का एक छात्र उसके पास आता है। वो उस महान मास्टर से मिलने की उम्मीद कर रहा होता है जिसने कैवलरी ज़ॉम्बीज को हराया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वही व्यक्ति लियू शू है जो यहाँ हथियार बेच रहा है तो वो निराश हो जाता है। इसके बाद बाकी छात्र आपस में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं ताकि वे भी कुछ वेपन्स हासिल कर सके। इसी दौरान लियू शू का एक क्लासमेट भीड़ को चीरते हुए
उसके पास आता है और बताता है कि हेवनली नेटवर्क का मास्टर उससे मिलना चाहता है। लियू शू अपने शरीर पर ढेर सारी ज्वेलरी पहने हुए अधिकारियों के पास पहुंचता है। उसे इस हालत में देखकर रोमन 11 एफआई और लीडर दोनों चीज जाते हैं और उसके अजीब व्यवहार पर हैरान भी होते हैं। रोमन 11 एफआई उसका परिचय झंग युतंग से करवाता है, जो एक क्लास सी ऑफिशियल है और उनके यहाँ रहने के दौरान रूइन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। झंग युतंग लियू शू और दूसरे छात्र सीईओ की तारीफ करता है, क्योंकि दोनों अपने अपने ग्रुप्स में सबसे अलग और बेहतर साबित हुए हैं। वो कहता है कि अब उन्हें उनकी मदद की जरूरत है। इसके बाद वो लियू शू को स्पीयर्स बेचना बंद करने का आदेश देता है। लियू शू तुरंत हामी भर देता है, लेकिन साथ ही गर्व से अपनी जमा की हुई ज्वेलरी भी दिखाने लगता है। अधिकारियों और काओ के साथ वे गुफा में बने एक बड़े होल के पास पहुंचते हैं। झांग अंदर से अपनी एनर्जी फैलाकर जांच करता है और बताता है कि ये होल लगभग 100 मीटर गहरा है, जिसके अंदर एक और केव मौजूद है। वो सबको चेतावनी देता है कि ये रूइन अब तक मिले किसी भी रूइन से कहीं बड़ा और ज्यादा अनोखा है, इसलिए सभी को बेहद सावधान रहना होगा। झांग एक अधिकारी को अपनी अर्थ एबिलिटीज का इस्तेमाल करके नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाने का आदेश देता है। इसके बाद दीवारों पर निशान बनाए जाते हैं ताकि रास्ता रोशन हो सके। सभी धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं और लू शू ये देखकर हैरान रह जाता है कि नीचे रोशनी मौजूद है, जबकि ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी केव के नीचे से हवा का एक जबरदस्त झोंका ऊपर की ओर आता है और उसी पल लू शू की छाती चमकने लगती है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड उस हवा पर प्रतिक्रिया देने लगती है। लाई यिशियाओ सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। गुफा के सबसे नीचे पहुंचने पर वे एक चमकदार जगह में प्रवेश करते हैं और अचानक खुद को एक प्राचीन कैसल के सामने पाते हैं। कैसल का गेट खुलते ही ज़ॉम्बीज़ की एक विशाल सेना बाहर निकल आती है, जिसका नेतृत्व कैवलरी कैप्टन कर रहा होता है, जिसके हाथ में एक अलग ही तरह का स्पेयर होता है। वो जोर से घोषणा करता है कि अब वे यहाँ से बचकर नहीं जा सकते और उन्हें यही रहना होगा। इस पर लाई यिशियाओ उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वे तभी रुकेंगे जब उन्हें कैसल के अंदर जाने दिया जाएगा। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो जाता है। लाई यिशियाओ अधिकारियों को कैवलरी कैप्टन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन उसके मन में एक गुप्त योजना भी चल रही होती है। वो कैप्टन के स्पेयर को हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसे शक है कि वही फॉर्मेशन आय हो सकता है। अगर वो स्पेयर मिल गया तो पूरा रूइन गायब हो सकता है और उसे बड़ी प्रशंसा मिलेगी। लाई यिशियाओ आग जैसी तेज रफ्तार से हमला करता है, लेकिन कैप्टन अपने स्पेयर से हर बार रोक देता है। दोनों के बीच भयंकर टक्कर शुरू हो जाती है। लाई यिशियाओ के लगातार हमलों से कैप्टन दबने लगता है। जब लड़ाई के बाद धुआं छंटता है तो कैप्टन किसी तरह हमले से बच निकलता है, लेकिन उसका घोड़ा मारा जा चुका होता है। अपने घोड़े की मौत देखकर वो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। फिर भी लाई यिशियाओ उसे लगातार उकसाता रहता है, जिससे उसका गुस्सा और भड़क उठता है। इस बीच अधिकारी ज़ॉम्बी आर्मी पर हमला शुरू कर देते हैं और भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन लियू शू को इस लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो सोचता है कि लड़ने से बेहतर ट्रेजर ढूंढना है, इसलिए वो चुपचाप युद्ध के बीच से निकलकर कैसल के अंदर घुस जाता है। लियू शू सावधानी से कैसल के भीतर आगे बढ़ता है। उसके आसपास का माहौल उसकी स्वॉर्ड को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देता है और वो हल्की चमक छोड़ने लगती है, जिससे लियू शू तुरंत सतर्क हो जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई लगातार उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो हर कदम बहुत ध्यान से रखता है और कैसल की तलाश जारी रखता है। एक कमरे में प्रवेश करते ही अचानक उसकी डिस्प्ले स्क्रीन पर लियू शियाओयू का मैसेज आता है। वो उसे देर से आने के लिए डांटती है और उसकी चिंता भी जताती है। ये देखकर लियू शू को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या लियू शियाओयू इतनी चिंता कर रही है कि उसे नींद भी नहीं आ रही। उसी समय एक गोस्ट जो काफी देर से उसका पीछा कर रहा था और उसे देख रहा था, अचानक उस पर हमला कर देता है, लेकिन लियू शू बिजली जैसी तेजी से पीछे झुककर हमले से बच जाता है। तभी उसकी स्वॉर्ड उसके शरीर से बाहर निकलती है और सीधे गोस्ट को भेद देती है, जिससे वो तुरंत खत्म हो जाता है। इसके बाद लियू शू कैसल के और भीतर बढ़ता है, जहाँ उसे फरी फ्रेंड मिल जाता है जो उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। दोनों धीरे धीरे सिटी सेंटर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में लियू शू एक दरवाजा खोलता है, ये उम्मीद करते हुए कि उसके अंदर कोई भयानक डीमन मौजूद होगा। हाल के अंदर लियू शू देखता है कि वहाँ चारों तरफ सैमुराई वॉरियर्स की विशाल स्टैचूज लगी हुई है। उनकी स्पीयर्स देखकर वो प्रभावित हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर इन्हें बेच दिया जाए तो काफी पैसा मिल सकता है। जैसे ही वो एक स्टैचू के करीब जाता है, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। पीछे मुड़कर देखने पर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि सारी स्टैचूज जीवित हो चुकी होती है और उनकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही होती है। उसके सबसे पास वाली स्टैचू डरावने अंदाज में उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जबकि बाकी स्टैचूज भी धीरे धीरे उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगती है, मानो हमला करने की तैयारी कर रही हो। लियू शू तुरंत अपनी स्पीयर संभाल लेता है और उसकी स्वॉर्ड भी उसके शरीर से बाहर निकलकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही स्टैचूज उसकी स्वॉर्ड को देखती है, वे अचानक रुक जाती है और पीछे हटकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर लियू शू समझ जाता है कि वे उसकी स्वॉर्ड से डर रही है। वो अपनी स्पीयर नीचे रख देता है और स्वॉर्ड को हाथ में लेकर सबसे पास वाली स्टैचू के करीब पहुंचता है। फिर वो उससे उसकी स्पीयर मांगता है, लेकिन स्टैचू मना कर देती है। उसकी इस जिद की वजह से लियू शू को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। तब लियू शू अपनी स्वॉर्ड दिखाकर उसे धमकाता है। डर के मारे स्टैचू अपनी स्पीयर छोड़ देती है और लियू शू उसे उठा लेता है। इसके बाद वो एक एक करके बाकी स्टैचू से भी उनकी स्पीयर्स छीन लेता है, जब तक कि पूरे हॉल की सारी स्पीयर्स उसके पास नहीं आ जाती। हाल के आखिर में लियू शू को एक मेज दिखाई देती है, जिस पर एक स्क्रॉल रखा होता है। उस स्क्रॉल में एस्केप राउट की जानकारी लिखी होती है। वो तुरंत
तुरंत उसे पढ़ने लगता है। उधर दूसरी तरफ कैवलरी कैप्टन अभी भी लाई यिशियाओ से लड़ रहा होता है, लेकिन अचानक वो लड़ाई रोक देता है और तेजी से कैसल के अंदर भागता है। जाते समय वो अपनी स्पीयर डायरेक्टर के पास छोड़ देता है। लाई यिशियाओ ये देखकर निराश हो जाता है, क्योंकि रूइन अभी तक गायब नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि वो स्पीयर फॉर्मेशन आई नहीं थी। कैवलरी कैप्टन गुस्से में हॉल के अंदर पहुंचता है और जोर से पूछता है कि स्टैचूज की सारी स्पीयर्स के साथ क्या हुआ। तभी उसकी नजर हॉल के आखिर में खड़े लियू शू पर पड़ती है। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है ताकि उसे सील पकड़ने से रोका जा सके। जैसे ही लियू शू उस सील को उठाता है, उसी पल कैवलरी कैप्टन उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सील लियू शू के हाथों में गिरते ही उसकी छाती में समा जाती है। अचानक ऐसा महसूस होता है मानो समय कुछ पल के लिए रुक गया हो और फिर उनके आसपास मौजूद हर चीज उस चमकते हुए सील के अंदर समाने लगती है। ज़ॉम्बी आर्मी लगभग अधिकारियों पर भारी पड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक समय रुक जाता है और वहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज धूल में बदलने लगते हैं। पूरा कैसल, रूइन और उसके अंदर मौजूद हर चीज टूटकर बिखरने लगती है और धीरे धीरे उस सील के अंदर समाने लगती है, जो अब लियू शू के पास होता है। इस दौरान वो जल्दी से स्पीयर अपने पास रख लेता है ताकि वो बाकी रूइन की तरह धूल बनकर गायब न हो जाए। वास्तविक दुनिया में वापस पहाड़ पर फैली धुंध धीरे धीरे गायब होने लगती है और रूइन के अंदर फंसे सभी लोग बाहर फिर से दिखाई देने लगते हैं। जिंदा बचने की राहत सबके चेहरों पर साफ दिखाई देती है। लोग अपने दोस्तों को गले लगाते हैं और खुश होते हैं कि वे सुरक्षित वापस आ गए। अधिकारी तुरंत एक कैंप बनाते हैं ताकि घायलों का इलाज किया जा सके और सभी बचे लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा सके। रोमन शी फई डेटा रिकॉर्ड करने में व्यस्त होता है। तभी झांग घबराया हुआ उसके पास आता है, क्योंकि लियू शू कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता। रोमन शी फई गुस्से में लियू शू के बलिदान की बात करते हुए झांग से कहता है कि जाकर उसकी बॉडी तलाशो, लेकिन तभी सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि लियू शू अचानक अंदर आता है। उसके पूरे शरीर पर ज्वेल्स लगे होते हैं और उसके हाथों में कई स्पीयर्स होती है। उसे देखकर हर कोई स्तब्ध और उलझन में पड़ जाता है। झांग तुरंत उसके पास जाता है और राहत महसूस करता है कि लियू शू सुरक्षित है। लियू शू बताता है कि काओ ने उसे रजिस्ट्रेशन करवाने और अपने वेपन्स जमा कराने के लिए भेजा है। वो अपनी लाई हुई स्पीयर जमा कराने जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान उसके भारी वजन की वजह से मेज गलती से टूट जाती है। इसके बाद लियू शू लियू शियाओयू को ढूंढने निकलता है। उसकी चिंता और नेगेटिव इमोशंस की वजह से लियू शू को काफी नेगेटिव पॉइंट्स मिले होते हैं। चलते चलते उसे जमीन पर लियू शियाओयू के पसंदीदा स्नैक का रैपर दिखाई देता है। वो ऊपर देखता है और पाता है कि वो पेड़ की शाखा पर बैठी हुई है। लियू शू उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो नीचे कूदकर सीधे उसके चेहरे पर आ गिरती है। लियू शू उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे घर पर उसका इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी करके पहले उसकी हालत जांचती है। ये देख कर कि उसे कोई चोट नहीं लगी, वो संतुष्ट हो जाती है। फिर वो अपना स्नैक रैपर उठाती है और लियू शू उसके बराबर बैठ जाता है। तभी उसकी आंखों से राहत के आंसू बहने लगते हैं। वो खुश होती है कि लियू शू सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है। घर पहुंचकर लियू शू खुद को साफ करता है। फिर वो खिड़की बंद करता है और लियू शियाओयू से लेवल डी क्रिमिनल को बुलाने के लिए कहता है। लियू शियाओयू तुरंत ऐसा करती है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लियू शू 2 पर्ल्स बनाता है, जिनमें से एक काला और दूसरा चमकदार सफेद होता है। लियू शियाओयू उन पर्ल्स के बारे में पूछती है। तब लियू शू उसे बताता है कि ये पर्ल्स एनर्जी बॉडीज को मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। वो समझाता है कि डार्क पर्ल उसकी स्वॉर्ड ने रूइन के अंदर गोस्ट से एब्जॉर्ब्ड एनर्जीज का इस्तेमाल करके बनाई है, जबकि ब्राइट पर्ल उसे एक खास गोस्ट से मिली थी, जिससे उसका सामना रूइन में हुआ था। लियू शू फैसला करता है कि पहले डार्क पर्ल को लेवल डी क्रिमिनल की एनर्जी बॉडी पर आजमाया जाए। जैसे ही वो पर्ल उसे खिलाता है, आदमी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगती है। उसकी एनर्जी इतनी तेजी से सर्ज करती है कि वो पागलों की तरह लगातार हंसने लगता है। ये देखकर लियू शू खुद भी हैरान रह जाता है कि पर्ल ने इतनी जल्दी उसकी ताकत बढ़ा दी। लेकिन लियू शियाओयू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो शिकायत करती है कि लियू शू ने उस आदमी को लगातार हंसी की वजह से पूरी तरह बिगाड़ दिया है। फिर वो उसे वापस बुला लेती है और वो आदमी गायब हो जाता है। माहौल हल्का करने के लिए लियू शू एक और गिफ्ट निकालता है, 2 फ्रूट्स जो उसे रूइन के अंदर मिले थे। इन्हें देखकर लियू शियाओयू बेहद उत्साहित हो जाती है और तुरंत उन्हें खाने लगती है। उसी समय वह फरी क्रीचर जो काफी समय से लियू शू का पीछा कर रहा था, उसके शरीर से बाहर निकलकर कमरे में आ जाता है और चहचहाने लगता है। लियू शियाओयू उसे देखते ही खुश हो जाती है। उसे वो बेहद प्यारा लगता है और वो उसके गोलमटोल चेहरे को पकड़कर प्यार करने लगती है। फिर वो लियू शू से पूछती है कि उसे ये क्रीचर कहाँ मिला। लियू शू मुस्कुराकर बताता है कि ये रूइन में मिला उसका एक दोस्त है और काफी चालाक भी है। इसके बाद लियू शियाओयू मजाक मजाक में उसे कई नामों से छेड़ती है और आखिरकार उसका नाम लिटिल फायरी ज़ू रख देती है। फिर वो उसे एक चिप खिलाती है। स्नैक मिलते ही फरी अपनी सारी शरारतें छोड़कर आराम से चिप्स खाने लगता है। लियू शियाओयू उसे चिप बैग के पास बैठा देती है और कहती है कि अगर वो अच्छे से व्यवहार करेगा तो उसे और चिप्स मिलेंगी। लिटिल फायरी ज़ू तुरंत आज्ञाकारी तरीके से उसकी बात मान लेता है। ये देखकर लियू शू हैरान रह जाता है कि सिर्फ चिप्स देकर लियू शियाओयू ने इतनी आसानी से फरी को अपना बना लिया। बाद में अपने कमरे में लियू शुरुई एन से मिले सील की जांच करने लगता है और उसकी असाधारण शक्तियों के बारे में पता चलता है। ध्यान लगाकर मेडिटेट करते समय उसकी कॉन्शियसनेस सील के अंदर प्रवेश कर जाती है। वहाँ उसे ऐसा महसूस होता है मानो वो आसमान में उड़ रहा हो और नीचे फैले पूरे इलाके को देख पा रहा हो। सील की
शक्तियाँ उसकी मूवमेंट को नियंत्रित कर रही होती है। तभी लियू शू को एहसास होता है कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो धरती को ऑब्जर्व करने और ऑरा को मैनिपुलेट करने की क्षमता रखता है। कैवलरी जनरल की सील में दिलचस्पी को याद करते हुए उसे अफसोस होता है कि वो सीधे इसकी पावर्स की ट्रेनिंग नहीं कर सकता। इसी दौरान उसे महसूस होता है कि पहले सील के भीतर एक दूसरा सील भी मौजूद है जो गहरे अंधकार से भरा हुआ घूम रहा होता है। जिज्ञासा से भरा लियू शू अपनी कॉन्शियसनेस को उस दूसरे सील के अंदर भेजता है और खुद को एक विशाल खाली स्पेस में पाता है। वहाँ उसे कई छिपी हुई स्पेयर्स दिखाई देती है, साथ ही एक बहुत बड़ा बंद दरवाजा भी जो उसी रूइंड कैसल जैसा दिखता है जिसे उसने रूइन में देखा था। ये देखकर उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। दृढ़ निश्चय के साथ वो उस भारी दरवाजे को धक्का देने लगता है। काफी मेहनत के बाद वो उसे थोड़ा सा खोलने में सफल हो जाता है। दरवाजे की छोटी सी खुली जगह से झांकने पर वो फिर से उसी कैसल को देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि जब भी वो अपनी शक्ति को इतना मजबूत बना लेगा कि दरवाजे को पूरी तरह खोल सके, तब वो उस कैसल में दोबारा प्रवेश कर पाएगा। ये खोज उसे भविष्य की एडवेंचर्स और एक्सप्लोरेशंस के लिए उत्साहित कर देती है। बाद में लियू शू एक पेपर पढ़ता है जिसमें लियू शियाओयू की एप्लीकेशन होती है। उसे पढ़कर वो उसकी चिंता करने लगता है, लेकिन अपना मूड बेहतर करने के लिए वो अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पर लॉटरी खेलने लगता है। हर बार की तरह इस बार भी उसे सिर्फ स्टिंकी टोफू ही मिलता है, जिससे वो बेहद निराश हो जाता है। वो लगातार कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार उसे ऐसे बाउल्स ऑफ फूड मिलते हैं जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं होती। कई असफल कोशिशों के बाद परेशान होकर वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है कि शायद अगली बार किस्मत बदल जाए। इस बार वो हाथ की जगह अपने पैर से बटन दबाता है और तभी उसकी किस्मत सच में बदल जाती है। उसे एक अनोखा पर्ल मिलता है जो किसी सी फ्रूट जैसा दिखाई देता है। वो तुरंत उसे खा लेता है। जैसे ही पर्ल उसके शरीर में जाता है, समय कुछ पलों के लिए रुक जाता है। अंतरिक्ष से एक सफेद तारा धरती की ओर गिरता है और सीधे उसके शरीर में समा जाता है, जिससे उसे एक अद्भुत एनलाइटमेंट प्राप्त होती है। अचानक वो खुद को एक अलग सेलेस्टियल स्पेस में पाता है जहाँ चारों तरफ बादल और धुंध फैली होती है। वो उस जगह की शांति और आराम को महसूस करता है, लेकिन ये अनुभव ज्यादा देर तक नहीं टिकता, जिससे उसे थोड़ी निराशा होती है। फिर भी वो हार नहीं मानता और तय करता है कि वो एक और पर्ल पाने की कोशिश करेगा। इसके बाद लियू शू बाहर निकलता है जहाँ वो बूढ़ा आदमी बैठा होता है। दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और मानते हैं कि उन्हें मिले काफी समय हो गया है। लियू शू उस बूढ़े व्यक्ति को बताता है कि रूइन में जिंदा बचने में उसकी ट्रेनिंग ने बहुत मदद की। वो कहता है कि अगर उसने उससे ट्रेनिंग न ली होती तो वो निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इसके बाद जिज्ञासावश लियू शू उससे पूछता है कि ऑर्गेनाइजेशन में शामिल लोग आखिर किस लिए लड़ते हैं। बूढ़ा आदमी शांत स्वर में जवाब देता है कि हेवनली नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन मानवता के हितों की रक्षा करने के लिए लड़ती है और उसका उद्देश्य दुनिया में शांति बनाए रखना है। लियू शू दुनिया में शांति लाने वाली बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ता है। उसकी ये प्रतिक्रिया बूढ़े आदमी को पसंद नहीं आती और लियू शू को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। तब लियू शू समझाता है कि वो उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि उसका मानना है कि असली पीस हर इंसान के लिए अलग होती है। उसके लिए तो बस लियू शियाओयू के साथ शांति से जीवन बिताना ही काफी है। बूढ़ा आदमी लियू शू की स्वॉर्ड उठाकर धीरे धीरे दूर चलने लगता है। वो कहता है कि अगर हर इंसान सिर्फ अपनी मर्जी और अपनी डेस्टिनी के पीछे भागे तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। कुछ लोग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, कानून की परवाह नहीं करते और कमजोरों को सताते हैं। हेवनली नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य इसी शक्ति और कमजोरी के बीच संतुलन बनाए रखना है। इसके बाद बूढ़ा आदमी बताता है कि जल्द ही स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग शुरू होगी, लेकिन वो सलाह देता है कि फिलहाल लियू शू को अपने स्पिरिचुअल बॉडी को कल्टिवेट करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही उनकी प्रैक्टिस की असली नींव है। फिर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए स्वॉर्ड एनर्जी को आसमान की ओर छोड़ता है। अचानक कुछ समय के लिए बारिश होने लगती है। वो समझाता है कि ये शक्ति 7 सीज स्नो माउंटेन की वजह से है, जिसका संबंध उसी सी फ्रूट से है जिसे लियू शू ने खाया था। लियू शू उत्सुक होकर पूछता है कि उसे इस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि अभी उसके लिए बहुत जल्दी है और फिलहाल उसे अपनी कल्पना में उस शक्ति को महसूस करना सीखना चाहिए जिसकी उसे जरूरत है। लियू शू अपनी आंखें बंद करके एक रेन क्लाउड की कल्पना करता है और अपना ध्यान अपनी स्वॉर्ड पर केंद्रित करता है। तभी उसके चारों ओर एक छोटा सा व्हर्लविंड बनने लगता है। वो अचानक स्वॉर्ड आगे की ओर थ्रस्ट करता है और हवा में गिरते हुए एक पत्ते को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। अपनी इस प्रगति को देखकर वो खुद भी हैरान रह जाता है। इसके बाद लियू शू वापस अंदर आता है जहाँ लियू शियाओयू अभी अभी नींद से उठी होती है। वो पूछती है कि वो बाहर किससे बात कर रहा था। लियू शू उसे बैठने के लिए कहता है और खुशखबरी सुनाता है कि अब वो स्कूल जाना शुरू कर सकती है। ये सुनते ही लियू शियाओयू जोर से विरोध करने लगती है। वो कहती है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है और वो बिल्कुल स्कूल नहीं जाएगी। लियू शू उसे समझाता है कि ऑर्फनेज से भागने के बाद से वो उसके साथ रह रही है। अब उनके पास जरूरत की हर चीज खरीदने के लिए पैसे हैं, इसलिए वो पूरे दिन घर में बंद नहीं रह सकती। आखिरकार लियू शियाओयू मान जाती है क्योंकि वो अपना पसंदीदा खाना खोना नहीं चाहती। ये देखकर लियू शू मन ही मन खुश होता है कि उसकी स्ट्रैटेजी काम कर गई। अगले दिन लियू शू उसे उसके नए स्कूल लेकर जाता है। रास्ते भर लियू शियाओयू शिकायत करती रहती है कि उसने जो स्कूल बैग दिया है वो बहुत चाइल्डिश है। लियू शू उसे ज्यादा नाटक न करने के लिए कहता है और याद दिलाता है कि हर स्टूडेंट स्कूल बैग लेकर ही आता है। फिर वो उसके करीब झुककर धीरे से फुसफुसाता है कि वो अपनी शक्ति किसी को न दिखाए और क्लासमेट्स के साथ लड़ाई भी न करे। लियू शियाओयू अन्य ढंग से उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी नाराज
नाराजगी साफ दिखाई दे रही होती है। लिu शियाओयू को भरोसा दिलाता है कि एक दिन सही समय जरूर आएगा जब वो अपनी एबिलिटीज सबके सामने दिखा सकेगी। दूसरी ओर अपने स्कूल पहुंचने पर रोमन 11 फेई बड़े गर्मजोशी से लिu शू का स्वागत करता है और ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए उसका धन्यवाद करता है। इसके बाद वो घोषणा करता है कि रूइन में उसके योगदान की वजह से लिu शू को सीधे लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट किया जाएगा। ये सुनते ही लिu शू काफी उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग में तुरंत ज्यादा सैलरी का ख्याल आने लगता है। रोमन 11 फेई अचानक उसे गले लगा लेता है और नए कुली के रूप में उसका स्वागत करता है। फिर वो काओ और बाकी लोगों से मिलने चला जाता है। लिu शू ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसके साथ इतना गर्मजोशी भरा व्यवहार किया था। कुछ देर बाद लिu शू पोडियम पर जाता है और रोमन 11 फेई सभी स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा होने के लिए कहता है। लिu शू फाउंडेशन में उनका स्वागत करता है और स्पीच देना शुरू करता है, लेकिन शुरुआत में वो अपनी लाइंस भूलने लगता है। मजबूर होकर वो एक पेपर निकालता है और उसमें लिखी बातें पढ़ने लगता है। वो फाउंडेशन के इतिहास के बारे में बताता है और आने वाली कठिन चुनौतियों पर जोर देता है। वो स्टूडेंट्स को समझाता है कि रास्ता खतरनाक होगा लेकिन उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद वो सभी को ओथ दिलाता है। कुछ स्टूडेंट्स घबराए हुए दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी सब शपथ लेते हैं। स्पीच खत्म करने के बाद लिu शू उन्हें विदा कहता है और पोडियम से नीचे उतर जाता है। इसके बाद वो फिर से बूढ़े आदमी के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। बूढ़ा आदमी उसे डायनजी टेक्निक्स के बारे में बताता है जो बहुत कम एफर्ट में बेहद शक्तिशाली प्रभाव पैदा करने के लिए जानी जाती है। वो इन टेक्निक्स की तुलना एक ड्रैगन फ्लाई से करता है जो खुद हल्की होने के बावजूद नदी में लहरें पैदा कर देती है। लिu शू उसके निर्देशों के अनुसार लगातार स्वॉर्ड स्विंगिंग की प्रैक्टिस करता रहता है और साथ ही क्लाउडी रियल्म के भीतर मौजूद क्यूमुलस क्लाउड पर ध्यान केंद्रित करता है। शुरुआत में क्लाउड उसकी बात मानने के बजाय आक्रामक प्रतिक्रिया देता है, लेकिन लिu शू हार नहीं मानता। लगातार कोशिशों के बाद वो धीरे धीरे उसके मूवमेंट को थोड़ा नियंत्रित करने लगता है। हालांकि उसकी प्रगति साफ दिखाई देती है, लेकिन क्लाउड पर पूरी तरह मास्टरी हासिल करना अब भी बेहद कठिन साबित हो रहा होता है। बूढ़ा आदमी उसे धैर्य रखने की सलाह देता है और कहता है कि किसी क्यूमुलस क्लाउड को नियंत्रित करके बारिश करवाना कोई आसान काम नहीं है। लिu शू सोचने लगता है कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस में जहाँ शारीरिक ताकत की जरूरत होती है, वही क्लाउड को नियंत्रित करने के लिए बेहद नाजुक और सटीक कंट्रोल चाहिए। बूढ़ा आदमी बताता है कि पुराने समय के लोग क्लाउड कोलैप्स के दिन से डरते थे, लेकिन ये सुनकर लिu शू डरने के बजाय उत्साहित हो जाता है। उसकी इस अजीब सोच के बावजूद बूढ़ा आदमी उसकी ट्रेनिंग जारी रखता है। दोनों साथ में क्लाउड रियल्म के अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ लिu शू शानदार तरीके से क्लाउड्स पर कंट्रोल हासिल कर लेता है और आखिरकार सफलतापूर्वक बारिश बुलाने में कामयाब हो जाता है। वास्तविक दुनिया में लिu शू अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और उसके वार से एक शक्तिशाली वेव पैदा होती है। ये देखकर साफ पता चलता है कि उसने एक बेहद उन्नत मार्शल आर्ट टेक्निक हासिल कर ली है। बूढ़ा आदमी उसकी इस उपलब्धि को तुरंत पहचान लेता है और उसकी तेजी से हुई प्रगति देखकर प्रभावित हो जाता है। लेकिन जब लिu शू पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वो इस टर्म से परिचित नहीं है, तो बूढ़ा आदमी उसे घूरने लगता है और लिu शू को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद लिu शू हैरानी से सोचता है कि आखिर वो क्लाउड्स को बारिश में कैसे बदल पा रहा है। बूढ़ा आदमी तुरंत उसे ज्यादा घमंड न करने की चेतावनी देता है। वो समझाता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बारिश को नदी में और नदी को महासागर में बदलने जैसे और भी ऊंचे स्तर मौजूद है। वो बताता है कि 7 सीज स्नो माउंटेन लगातार इवॉल्व होती रहने वाली शक्ति है, इसलिए इसमें मास्टरी पाने के लिए निरंतर ट्रेनिंग जरूरी है। कुछ समय बाद बूढ़ा आदमी खुशी खुशी लिu शू का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, जिसमें वो लिu शियाओयू को समर ट्रिप पर ले जाने की बात करता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो पूरे दिन किताबें पढ़ते पढ़ते थक चुका है। इसके बाद लिu शू और लिu शियाओयू अपनी यात्रा के लिए बस में सवार होते हैं। बस में लिu शू की नजर एक परिचित व्यक्ति प्रीस्ट पर पड़ती है, लेकिन दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। दूसरी ओर लिu शियाओयू खुशी खुशी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग बस में चढ़ते हैं, जिनके चेहरे देखकर साफ पता चलता है कि उन्हें लिu शू से कोई समस्या है। वे उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते रहते हैं। जब बस पूरी तरह भर जाती है, तब टूर गाइड अपना परिचय देता है और पूरे ट्रिप की जानकारी समझाता है। वो बताता है कि वे माउंट रियू जाएंगे, फिर पास की लेक के किनारे कैंपिंग करेंगे और उसके बाद माउंटेन पर चढ़ाई शुरू करेंगे। इसी दौरान लिu शू अपने परिचित व्यक्ति को देखता है, जो अपने हाथों में पकड़े कॉम्पास पर पूरी तरह ध्यान लगाए हुए होता है। टूर गाइड उन्हें माउंट रियू की लेजेंड के बारे में भी बताता है। लेक पर पहुंचने के बाद सभी लोग अपने अपने टेंट्स लगाने लगते हैं। लिu शू और लिu शियाओयू शांत झील की ओर देखते हुए खड़े रहते हैं। लिu शू उससे पूछता है कि उसकी जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल कौन सा था। शुरुआत में वो मजाक में कहती है कि जब उसने लिu शू को वेजिटेबल्स खरीदते और खाना बनाते देखा था, लेकिन जब लिu शू उससे सीरियसली जवाब देने को कहता है, तब वो मानती है कि उसके लिए सबसे बड़ी खुशी साथ बैठकर खाना खाना है। ये सुनकर लिu शू मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसके लिए भी वही पल सबसे ज्यादा खुशियों भरे थे, जब दोनों साथ बैठकर खाना खाते थे। तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो मुड़कर देखता है और पाता है कि लियांग ची मोटरसाइकिल पर उनके पास से गुजर रहा है। लिu शू सोचने लगता है कि ये मैजिक परफॉर्मर आखिर कहाँ जा रहा है। वो ये भी नोटिस करता है कि ड्रैगनेट अब तक उसे पकड़ नहीं पाया है और उसकी एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। जब लिu शियाओयू उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो लिu शू कैजुअली बात टाल देता है और कहता है कि कुछ नहीं है। रात हो चुकी होती है और लिu शू लिu शियाओयू को उसके टेंट तक छोड़ने जाता है। वो नाराज होकर शिकायत करती है कि वो बाहर कैंपिंग में भी उसके लिए बेड टाइम रूल्स बना रहा है और उसे छोटे
छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। दोनों जैसे ही अपने टेंट्स के पास सेटल होने लगते हैं, तभी लियू शू की नजर अचानक किसी अजीब चीज पर पड़ती है। लियू शू अचानक देखता है कि कई कार्स का एक कॉन्वॉय वहाँ से गुजर रहा है, जिनमें लियांग ची और उसका पुराना परिचित भी मौजूद है। ये देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह चुपचाप उनका पीछा करने का फैसला करता है। थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखता है कि सभी कार्स एक खुले मैदान में रुक गई है। लियू शू सोचने लगता है कि शायद उस इलाके में कोई रूइन प्रकट होने वाला है। वो इस बारे में रिपोर्ट करने का विचार करता है, लेकिन कुछ पल के लिए हिचकिचाने लगता है। तभी पीछे से झांग उसे आवाज देता है और पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। लियू शू बताता है कि वो लियू शियाओयू को ट्रिप पर लेकर आया है। तब झांग उसे जानकारी देता है कि इस इलाके में जल्द ही एक रूइन प्रकट होने की अफवाह है। ऑर्गेनाइजेशन इस मामले की जांच कर रही है और वे वैसे भी लियू शू को ढूंढकर इस मिशन में शामिल करने वाले थे। झांग ये भी बताता है कि दाइवान क्लास के जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्हें रूइन के अंदर जाने की अनुमति दी गई है। ये सुनकर लियू शू प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। वो सोचता है कि जब वो पहले से ही यहाँ मौजूद है तो मिशन में शामिल होना बेहतर रहेगा। अगले दिन कुछ पैसेंजर्स अचानक ट्रिप खत्म होने की वजह से टूर गाइड से बहस करने लगते हैं। वे रिफंड की मांग करते हैं, लेकिन गाइड समझाता है कि रिफंड्स सिर्फ ट्रैवल एजेंसी ही दे सकती है। इसी दौरान लियू शू और लियू शियाओयू वहाँ पहुँचते हैं। टूर गाइड उनसे पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। तब लियू शू बताता है कि वे चॉक सॉल्ट लेक जा रहे हैं और वहाँ जल्द प्रकट होने वाले रूइन का भी जिक्र करता है। ये सुनते ही बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद लियू शू, लियू शियाओयू और झांग बैरिकेड पार करके लेक की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में गार्ड लियू शियाओयू को रोक देता है क्योंकि उसके पास जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन झांग तुरंत एक स्पेशल डॉक्यूमेंट दिखाता है। अपने सुपीरियर से वेरिफिकेशन करने के बाद गार्ड उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देता है। वे लेक के पास बने कैंप में पहुंचते हैं। वहां की भारी तैयारियां देखकर लियू शियाओयू काफी प्रभावित होती है। हर तरफ रूइनोपा एशियन की तैयारी चल रही होती है। अगले दिन एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिशनर्स भी वहां इकट्ठा होने लगते हैं ताकि वे भी रूइन ऑपरेशन में हिस्सा लेकर अंदर घुस सके। उनका लीडर सबको संबोधित करता है और घोषणा करता है कि नया रूइन किसी भी समय खुल सकता है। वो खुद को इस मिशन का लीडर घोषित करता है और कहता है कि उनका उद्देश्य रूइन के अंदर मौजूद हर ऑब्स्टिकल को खत्म करना और फॉर्मेशन आई को डिस्ट्रॉय करना है। सभी लोग पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उस घने मिस्ट के भीतर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। लियू शू लियू शियाओयू को पहले ही समझा देता है कि अगर रूइन के अंदर वे दोनों अलग हो जाएं, तो उसे सीधे रूइन के सेंटर की ओर जाना चाहिए क्योंकि वो वही उससे मिलेगा। इसके बाद दोनों घने मिस्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लियू शियाओयू बेहद खुश होती है क्योंकि पहली बार उसे लियू शू के साथ मिलकर लड़ने का मौका मिलने वाला था। मिस्ट पार करने के बाद लियू शू खुद को रूइन के अंदर एक विशाल फॉरेस्ट में पाता है। उसके आसपास मौजूद दूसरे प्रैक्टिशनर्स अजीब माहौल देखकर शिकायत करने लगते हैं। तभी लियू शू को झांग की बात याद आती है कि रूइंस के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार बदलती रहती है और रूइन के सेंटर का पता सबसे घनी एनर्जी को महसूस करके लगाया जा सकता है। ध्यान केंद्रित करने पर उसे एक दिशा से ज्यादा घनी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है, जिससे वो समझ जाता है कि वही रूइन का सेंटर है। रात होते होते वो अपने ग्रुप के साथ फॉरेस्ट के एक खुले हिस्से तक पहुंचता है। बाकी लोग आगे बढ़कर दूसरे ग्रुप को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन लियू शू उन्हें वहीं रुकर कैंप लगाने की सलाह देता है। वो आसपास फैली एनिमल बोन्स और अजीब दिखने वाले ट्रीज देखकर सतर्क हो चुका होता है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लियू शू उनके साथ जाने से मना कर देता है और चेतावनी देता है कि अगर उन्हें कोई खतरा दिखाई दे तो तुरंत भाग जाना। इसके बाद वो मन ही मन लियू शियाओयू की चिंता करने लगता है। दूसरी ओर लियू शियाओयू फॉरेस्ट में लियू शू को ढूंढती हुई घूम रही होती है। तभी उसकी मुलाकात कुछ जंगली एनिमल से होती है। एक कैट उसे देखकर गुस्से से फुफकारती है, लेकिन वो मजाक में उसे अजीब चेहरे बनाकर चिढ़ाने लगती है। अचानक एक विशाल बोर गुस्से में उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन लियू शियाओयू तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है, वही क्लास डी वाला आदमी। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी डरावनी हंसी सुनते ही बोर घबराकर पीछे हट जाता है। अगली सुबह तक लियू शियाओयू उस बोर को पूरी तरह अपने काबू में कर चुकी होती है और आराम से उसकी पीठ पर बैठकर घूम रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ग्रुप से होती है जो उसे बोर पर सवारी करते देखकर दंग रह जाते हैं। जब वे उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछते हैं तो वो गर्व से खुद को बीस्ट कंट्रोलर बताती है। इसके बाद वो उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने लियू शू को कहीं देखा है। ग्रुप उसे एक दिशा दिखाता है और वो तुरंत उसी ओर बढ़ जाती है। लियू शू एक ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ नीचे चल रहे ग्रुप को देख रहा होता है। वे लोग सनसेट से पहले कैंपिंग के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहे होते हैं। उनकी बातचीत सुनते हुए लियू शू सोचने लगता है कि आखिर उनसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स कैसे हासिल किए जाएं। कुछ देर बाद ग्रुप एक खुले इलाके में रुक जाता है। उनका लीडर अचानक सबको चेतावनी देता है कि आसपास कोई जंगली जानवर मौजूद है, लेकिन तभी सबकी नजर ऊपर जाती है और पता चलता है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि खुद लियू शू है जो पेड़ से नीचे उतर रहा होता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ से आया है तो वो मजाक में कहता है कि वो पूर्व दिशा से उड़कर आया है। उसकी ये अजीब बात सुनकर ग्रुप चिढ़ जाता है और लियू शू की डिस्प्ले स्क्रीन पर कई नेगेटिव पॉइंट्स जुड़ जाते हैं। इसी दौरान वो अपने जमा हुए पॉइंट्स को देखता है और नोटिस करता है कि उनमें से एक नाम शब्दों की जगह सिर्फ नंबर्स में दिखाई दे रहा है। ये देखकर उसे शक होता है कि ग्रुप में कोई स्पाई मौजूद है। ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हुए लियू शू मन ही मन योजना बनाने लगता है कि स्पाई को कैसे पकड़ा जाए। वो सोचता है कि पहले उसे ऐसा महसूस कराना होगा कि किसी को उस पर शक नहीं है। कुछ देर बाद अचानक एक लेपर्ड एक प्रैक्टिशनर पर हमला करने के लिए छलांग लगाने ही वाला
होता है, लेकिन लियू शू तुरंत आगे बढ़कर उस युवक की जान बचा लेता है। इसके बाद ग्रुप का लीडर और 2 ऑफिशियल्स उससे सवाल करते हैं कि उसने लेपर्ड को मार क्यों नहीं दिया। लियू शू कैजुअली जवाब देता है कि उसने जानवर को सिर्फ भगा दिया क्योंकि उसे मारना क्रूरता होती। उसकी ये बात सुनकर कुछ लोग हैरान होते हैं, कुछ चिढ़ जाते हैं और उसकी स्क्रीन पर फिर से नेगेटिव पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। उसी समय उसकी डिस्प्ले स्क्रीन पर फिर वही नंबर वाला नाम दिखाई देता है। अब लियू शू को पूरा यकीन हो जाता है कि यही व्यक्ति स्पाई है। रात में लियू शू आराम से अपना स्टिंकी टोफू खा रहा होता है, जबकि स्पाई लगातार उस पर नजर रखे रहता है। कुछ देर बाद स्पाई अपना हमला शुरू कर देता है। वो किसी शक्ति का इस्तेमाल करके बाकी सभी लोगों को सुला देता है, लेकिन लियू शू इस बात से अनजान होकर स्पाई को ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही वो फॉरेस्ट में दौड़ता है, कई वाइन्स उसकी तरफ बढ़कर उसे जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लियू शू अपनी स्वॉर्ड से उन्हें आसानी से काटता हुआ आगे बढ़ जाता है। फिर वो एक पेड़ पर चढ़कर ऊपर से स्पाई को आवाज देता है। स्पाई तुरंत उसकी ओर हमला करने दौड़ता है, लेकिन लियू शू बेहद आसानी से उसका सामना कर लेता है। वो एक जोरदार किक मारकर उसे चेहरे पर चोट पहुंचाता है और उसकी ठोड़ी को भी घायल कर देता है। इसके बाद लियू शू अपनी हथेली पर मौजूद सील दिखाता है और उसी पल अपनी स्पीयर को समन कर लेता है। ये देखकर स्पाई पूरी तरह चौंक जाता है। हालांकि स्पाई लगातार पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन लियू शू उसकी वेपन छीनकर उसे जमीन पर पटक देता है। आखिरी कोशिश में स्पाई कई नाइव्स लियू शू की ओर फेंकता है और उसी पल लियू शू गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ता है। उन्हें डॉज करते हुए वो पलटवार करता है और अपना स्पीयर फेंकता है, जो जासूस को बाल बाल चूकते हुए पेड़ को चीर देता है। जासूस पेड़ के सहारे घिर जाता है। तब लियू शू उसके कपड़े और हथियार छीन लेता है और पूछता है कि आखिर कितने स्पाइस हैं। जासूस दावा करता है कि वो अकेला है, लेकिन लियू शू उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो ब्लफ करते हुए कहता है कि वो स्काईनेट का स्पेशल एजेंट है, जिसे स्पाइस को पकड़ने भेजा गया है और पहाड़ पर जिस जासूस को खत्म किया गया था उसके पीछे भी वही था। जासूस मान लेता है कि और भी लोग हैं जिनके कोड नेम्स रखे गए हैं। वो बताता है कि उन्हें चेन बैली को मारने का आदेश मिला था। वो बाकी लोगों से संपर्क करने का सीक्रेट कोड भी बता देता है, जो उनकी ज़ोडिएक साइन कोड नेम्स पर आधारित था। लियू शू समझ जाता है कि अगर वे चेन बैली के हाथ लग गए तो उनके बचने का कोई मौका नहीं होगा। जासूस अपनी पूरी मिशन कॉन्फेस कर देता है और दया की भीख मांगता है। लियू शू उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बात कर पाते, अचानक वाइन्स हमला कर देती है और जासूस को खींचकर पेड़ के अंदर ले जाती है। लियू शू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। सब लोग जाग जाते हैं और तभी पता चलता है कि टीचर लाई लाई गायब है। अनजाने में ये खुलासा हो जाता है कि वही असली स्पाई था। लीडर उसे खोजने का फैसला करता है और कुछ स्टूडेंट्स भी मदद के लिए आगे आते हैं। वे पूरी रात तलाश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिलता। आखिरकार सब थक जाते हैं और लीडर मजबूरी में सर्च रोकने का आदेश देता है ताकि और लोगों की जान खतरे में न पड़े। लियू शू जासूस से मिले पॉइंट से खुश होकर अपने सेलेस्टियल मैप का 7वां स्टार अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी निराशा तब बढ़ जाती है जब 7वां स्टार उसकी एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लेता है मगर अवेकन नहीं होता। गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट के साथ लियू शू अपनी आंखें खोलता है। तभी वो पेड़ पर बैठे बैठे आगे देखता है और वहाँ हर तरफ केओस फैला हुआ था। वो तुरंत उस जगह की ओर दौड़ पड़ता है, अपने कॉम्पास का इस्तेमाल उस अजीब स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रैक करने के लिए करते हुए। वहाँ पहुँचते ही वो एक घूमते हुए टॉर्नेडो को देखता है। बिना समय गवाए वो खुद को अपनी एनर्जी से ढक लेता है और टॉर्नेडो को खत्म करने की कोशिश करता है। तेज हवाओं को चीरते हुए वो उसके कोर तक पहुँच जाता है और उसे टुकड़ों में तोड़कर जंगल में उछाल देता है। इसके बाद लियू शू उस कास्टर की तरफ बढ़ता है जिसने ये हमला किया था। आग से भरी हवा रास्ते में आने वाली शाखाओं को पिघला देती है और जिस चीज पर गिरती है उसे नष्ट कर देती है। लियू शू उस गुस्साए हुए कास्टर का सामना करता है जो लड़ना चाहता था, लेकिन खुद ही अपने अटैक से घायल हो चुका था। कास्टर दोबारा एक टॉर्नेडो कास्ट करने की कोशिश करता है, मगर लियू शू उसके बनने से पहले ही उसे डिस्पर्स कर देता है। कास्टर भागने लगता है और लियू शू अपनी स्वॉर्ड के साथ उसका पीछा करता है। मौका देखकर कास्टर लियू शू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड इतनी तेज होती है कि उसके चेहरे को चीर देती है। डर से कांपते हुए कास्टर को अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने ही फ्यूनरल की कल्पना कर बैठता है। दर्द में झुकते हुए भी वो एक सैंड बुलेट तैयार करता है और उसे लियू शू की तरफ फेंक देता है। स्वॉर्ड उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी तेज नहीं होती और कुछ सैंड बुलेट स्वॉर्ड को पार करके लगभग लियू शू तक पहुँच जाती है। कास्टर को एहसास होता है कि उसने लियू शू को कमजोर समझने की बड़ी गलती की थी। तभी जैसे ही एक बुलेट लगभग उसे छूने वाली होती है, लियू शू का सेलेस्टियल मैप जाग उठता है। उसे 7वें स्टार को अवेकन करने का अगला स्तर समझ में आता है। 7वां स्टार जाग जाता है और उड़कर उसके पास आ जाता है। उसे एनलाइटमेंट देते हुए एक वैंड का रूप ले लेता है। लियू शू सोल की इमोशंस को समझते हुए उस स्टार को अनलॉक कर देता है। वो एक साथ हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर और फियर महसूस करता है। फिर वो उस वैंड को फेंकता है जो सभी सैंड बुलेट्स को चीरते हुए सीधे दुश्मन के आर पार निकल जाती है और उसे तुरंत मार देती है। दुश्मन जमीन में समा जाता है और रेत में बदल जाता है। दुश्मन की सोल्स हवा में उड़ने लगती है और लियू शू देखता है कि आसपास की स्पिरिट्स उस एनिमी स्पिरिट के गायब होने को महसूस कर रही है। अगली सुबह आखिरकार लियू शियाओयू लियू शू को ढूंढ लेती है और उसे सुरक्षित देखकर खुश हो जाती है। तब लियू शू उसे स्पाइस वाली पूरी सिचुएशन की डिटेल्स समझाता है। वे कुछ स्पाइस को पेड़ों की शाखाओं पर लुकआउट की तरह बैठे हुए देखते हैं। लियू शियाओयू अपने एनिमल से हमला करने का सुझाव देती है, लेकिन लियू शू उसे
रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि पहले उन्हें स्पाइस की संख्या और उनकी ताकत का पता लगाना होगा, इसलिए वो खुद जांच करने का फैसला करता है। लियू शियाओयू पूछती है कि वे आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो लियू शू बताता है कि वह एक स्क्विरल को इन्फॉर्मेशन कैरियर की तरह इस्तेमाल करेगा। स्पाइस के इलाके के पास पहुंचकर लियू शू देखता है कि एक आदमी क्लियरिंग की तरफ आ रहा है। तभी 3 लुकआउट नीचे कूदते हैं और वो आदमी हाथों से कुछ सिग्नल्स बनाता है। लुकआउट भी वही सिग्नल्स दोहराते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि वो जांच पास कर चुका है और उसे अंदर जाने की अनुमति मिल गई है। लियू शू को जासूस की कही बात याद आती है कि उनका कोड उनकी ज़ोडिएक साइन के तीसरे डिजिट पर आधारित है। वो सोचने लगता है कि उसका खुद का कोड क्या होगा। फिर वो खुद को उन्हीं में से एक की तरह डिस्गाइज करता है और क्लियरिंग की तरफ बढ़ता है। लुकआउट उसके सामने आता है और लियू शू घबराते हुए वही साइंस बनाने लगता है, सोचते हुए कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। लुकआउट भी उसके सिग्नल्स दोहराता है, जिससे साबित हो जाता है कि वो पास हो गया है और आगे जा सकता है। एक केव में प्रवेश करने के बाद लियू शू दूसरी तरफ निकलता है, जहाँ उसे एक गुलाबी रंग का लैंडस्केप दिखाई देता है और रूइन के बीचों बीच एक विशाल पिंक ट्री खड़ा होता है। बाकी लोगों को देखकर वो भी उनके बीच शामिल हो जाता है। उनका लीडर घोषणा करता है कि वे रूइन तक सबसे पहले पहुंच गए हैं और जीत उनकी है। लियू शू समझ जाता है कि वहाँ मौजूद लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो अकेले उन सबका सामना नहीं कर सकता। वो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते हुए उन्हें ऑब्जर्व करने लगता है। उसे पता चलता है कि कुछ लोगों की एनर्जी बहुत कम है, जिनमें कुछ सी क्लास और बाकी डी क्लास के हैं। चारों तरफ नजर घुमाते हुए उसकी नजर उन 4 लोगों पर पड़ती है जो ट्री की जांच कर रहे थे। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उन चारों के पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से मुड़ने लगता है, उसकी सेंसेस अचानक चेतावनी देने लगती है। उसे एहसास होता है कि उन चारों में स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी नहीं है, बल्कि वे उसे छिपा रहे हैं और वे बेहद ताकतवर लगते हैं। उनमें से एक ट्री की जांच करता है और रिवील करता है कि दूसरी तरफ एक पैसेज मौजूद है जो ब्रांचेस और रूट से बंद है। हर ब्रांच और रूट लगभग 2 मीटर मोटी थी। वो समझाता है कि ये ट्री दिन में बंद रहता है और केवल रात में खुलता है। स्पाई लीडर उस आदमी से कहता है कि वे रात तक इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि उसे डर है कि चेन बैली वहाँ पहुँच सकता है। जल्द ही वो उस आदमी को ट्री को जबरदस्ती खोलने का आदेश देता है। वो आदमी ट्री पर 2 फायरबॉल्स कास्ट करता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन जब धुआं साफ होता है तो दिखाई देता है कि जो छेद बना था वो तुरंत रूट्स द्वारा फिर से बंद कर दिया गया है। सबको एहसास होता है कि ये प्लांट उनकी शक्ति के इम्पैक्ट को कम कर रहा है। ये देखकर लियू शू फैसला करता है कि सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वो उन्हें तब तक रोके रखे जब तक चेन बैली वहाँ न पहुँच जाए। अचानक लियांग ची की नजर लियू शू पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। वो जोर से उसका नाम पुकारता है और बाकी लोग भी उसे पहचान जाते हैं। लीडर पूछता है कि मामला क्या है। तब लियांग ची बताता है कि उसने पहले लियू शू को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था। प्रीस्ट भी बताता है कि लियू शू टूर बस में उनका पीछा करते हुए आया था। लीडर तुरंत अपने आदमियों को लियू शू को घेरने का आदेश देता है और वे सब अपनी सोर्ड्स उसकी तरफ तान देते हैं। लेकिन लियू शू उन्हें इग्नोर करते हुए सीधे लीडर की तरफ बढ़ता है। हालांकि उसके आदमी उसे रोक लेते हैं। तभी लियू शू उनका कोड नेम साइन बनाता है और कहता है कि उसका स्यूडोनिम लिली है। वो दावा करता है कि उसके पास रिपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। उनमें से एक आदमी लियू शू के स्यूडोनिम वाली बात की पुष्टि कर देता है, जिससे लीडर को यकीन हो जाता है कि वो उन्हीं में से एक है। वे उसे बोलने की अनुमति दे देते हैं। लियू शू लीडर से कहता है कि चेन बैली मर चुका है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर कोई शॉक में आ जाता है। लीडर पूछता है कि उसे ये कैसे पता, तो लियू शू कहता है कि उसने अपनी आंखों से ये सब देखा है। वो उन्हें सफेद रंग की रेत दिखाता है, जिसे लीडर तुरंत डीप सी व्हाइट सैंड के रूप में पहचान लेता है। लियू शू समझाता है कि एक आदमी ने इस सैंड को चेन बैली के शरीर में ड्रिल कर दिया था, जिससे उसकी मौत खून बहने की वजह से हो गई। वो आदमी चेन बैली की फ्लाइंग स्वॉर्ड से घायल होने के बाद वहाँ से भाग गया था और प्रूफ के तौर पर ये सैंड अपने साथ ले गया। लीडर पूछता है कि चेन बैली की बॉडी कहाँ है, तो लियू शू जवाब देता है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी मिलने से रोकने के लिए उसे पूल में फेंक दिया। ये सुनकर लीडर जोर जोर से हंसने लगता है और सबके सामने घोषणा करता है कि चेन बैली मर चुका है। ये खबर सुनते ही सभी खुशी मनाने लगते हैं। लीडर लियू शू से कहता है कि अब से उसे उसके साथ रहना होगा और जब वे वापस गॉड्स कलेक्शन लौटेंगे, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, तब उसे बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। प्रीस्ट और लियांग ची इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लियू शू जरूर एक स्पाई रहा होगा। लियू शू भी इसकी पुष्टि कर देता है और कहता है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था, इसलिए वो अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था, खासकर तब जब लियांग ची ड्रैगनेट की परेशानी में फंसा हुआ था। लीडर उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की मिशन सबसे ऊपर होती है। वो लियांग ची से कहता है कि उसे इस बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब उसे खुद को साबित करना होगा। लियांग ची उनकी बात मान लेता है और कहता है कि वो वही करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन उससे कहेगी। इसके बाद वो ट्री के पास जाकर उसे जलाने लगता है, लेकिन रूट्स जरा भी नहीं हिलती। वो लगातार उसे जलाता रहता है। तभी प्रीस्ट उसके पास आता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। प्रीस्ट कहता है कि अगर वो चाहे तो इनकार भी कर सकता है, लेकिन लियांग ची जवाब देता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने ही उसे बचाया था। वो प्रीस्ट से कहता है कि उसे उनके लिए काम करने के उसके फैसले पर भरोसा करना चाहिए। तभी लीडर को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो तुरंत चिल्लाकर लियांग ची को रुकने के लिए कहता है। उन्हें खबर मिली थी कि दाओयुआ क्लास के स्टूडेंट्स सेंटर रूइन तक पहुंच चुके हैं। ये सुनकर लियू शू अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि उसके साथ ही आखिरकार वहां पहुंच
पहुंच गए थे। लीडर एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है और लियांग अपना परिचय एक लेफ्टिनेंट के रूप में देता है। इसके जवाब में लीडर भी अपना आईडी दिखाता है। लियांग पूछता है कि वे लोग इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गए, क्योंकि जब वे अंदर आए थे तब उन्होंने फ्लेम फ्लेयर देखा था। लीडर समझाता है कि कुछ इंट्रूडर्स रूइन के अंदर घुस आए हैं, इसलिए वे जांच कर रहे हैं। साथ ही पिछली रात हुई घटना के बाद उन्हें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ रहा है। तभी क्लासमेट्स में से एक बताता है कि रास्ते में उनकी फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस हुआ था। लीडर कहता है कि वे लोग अंदर जाने से पहले जांच करेंगे और लियांग उसकी बात मान लेता है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके आदमियों को सीक्रेटली स्टूडेंट्स पर हमला करने का आदेश मिल चुका था। तभी लियू शू बीच में हस्तक्षेप करता है और अपने फरी फ्रेंड को भेज देता है। जैसे ही वे आदमी स्टूडेंट्स पर हमला करने वाले होते हैं, फरी फ्रेंड लियांग तक पहुंच जाता है और साइंस के जरिए पूरी सिचुएशन समझाने लगता है। लियांग तुरंत मैसेज समझ जाता है और दुश्मनों की अटैक प्लान देख लेता है। वो ठीक समय पर काओ को चेतावनी दे देता है, इससे पहले कि उस पर हमला हो पाता। काओ अटैक डॉज कर लेती है और तुरंत काउंटर अटैक करती है। बाकी स्टूडेंट्स भी उस आदमी को खत्म कर देते हैं जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। लियांग जोर से घोषणा करता है कि उन पर हमला हो चुका है और लड़ाई की तैयारी करने लगता है। स्टूडेंट्स भी तुरंत कॉम्बैट मोड में आ जाते हैं और उनके तथा स्पाइस के बीच भयंकर बैटल शुरू हो जाती है। उधर लीडर हैरान होकर सोचने लगता है कि आखिर स्टूडेंट्स को कैसे पता चल गया कि वे लोग स्पाइस हैं। फरी फ्रेंड वापस लियू शू के पास लौट आता है और वो खुश होता है कि सब कुछ सही तरीके से काम कर गया। उसे भरोसा था कि झांग सिचुएशन संभाल लेगा। लीडर अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है, क्योंकि उनकी संख्या स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा थी। धीरे धीरे स्टूडेंट्स दबने लगते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट लगभग हमला झेलने वाला होता है, लेकिन तभी काओ उसे बचा लेती है। झांग सभी को आदेश देता है कि वे बैक टू बैक लड़े और किसी भी हालत में अलग न हो। इसी बीच लियू शू फरी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और अपनी हथेली पर एक साइन बनाकर दिखाता है। फरी तुरंत मैसेज पहुंचाने निकल पड़ता है। उधर लियू शियाओयू अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ वहां पहुंचती है और देखती है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन उसे अभी तक लियू शू का सिग्नल नहीं मिला था। तभी फरी वहां पहुंचता है और उसे लियू शू द्वारा बनाया गया साइन दिखाता है। ये आगे बढ़ने का संकेत था। स्पाइस को लगता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को पूरी तरह घेर लिया है, लेकिन तभी अचानक एनिमल्स हमला बोल देते हैं और स्पाइस को गिराना शुरू कर देते हैं। लियू शियाओयू झांग को थम्स अप देती है और झांग बाकी लोगों से घोषणा करता है कि ये एनिमल्स उनके एलाइज है। ये सुनते ही लड़ाई का पूरा रुख स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ने लगता है। लीडर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और लियांग ची को रूट्स जलाते रहने का आदेश देता है, जबकि बाकी लोग लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। लियू शू भी चिल्लाकर लियांग ची से रूट्स जलाते रहने को कहता है। झांग लड़ाई को चीरते हुए लीडर तक पहुंच जाता है, लेकिन लीडर लड़ाई की जिम्मेदारी लियांग ची को सौंप देता है। लियांग ची तुरंत एक फीनिक्स अटैक करता है। झांग उस अटैक के ऊपर छलांग लगाकर सीधे उसका सामना करने पहुंचता है, लेकिन फीनिक्स वापस घूमकर आता है और झांग को जला देता है। उसी समय एक दूसरा आदमी कमजोर पड़े झांग पर निंजा स्टार्स फेंकता है, लेकिन काओ बीच में कूद पड़ती है और उन स्टार्स को रोककर उसकी जान बचा लेती है। अब स्पाइस, झांग और काओ दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। एक चालाक स्पाई चुपके से निंजा स्टार्स के साथ उन पर एम्बुश करने की योजना बनाता है, लेकिन तभी लियू शू अपना केग समन करता है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके उस स्पाई को कंट्रोल कर लेता है। स्पाई मजबूर होकर अपने ही साथियों पर निंजा स्टार्स फेंक देता है। लियू शू तुरंत उसे स्पाई घोषित कर देता है और उसके संभलने से पहले ही उसे बेहोश कर देता है। लीडर घोषणा करता है कि अब समय बर्बाद करने का मौका नहीं है, इसलिए वे रूइन की तरफ बढ़ते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और लियू शू तुरंत महसूस कर लेता है कि ये कोई साधारण तलवार नहीं थी। लीडर एक बेहद ताकतवर क्लास भी था। अपनी स्वॉर्ड के सिर्फ एक स्लैश से ही वो रूट्स को काटकर जला देता है, जिससे वे दोबारा रिजेनरेट नहीं हो पाती। इसके बाद लीडर और उसके आदमी एंट्रेंस के अंदर छलांग लगा देते हैं। लियू शू को लियू झाओयुए की चिंता होती है, लेकिन फिर भी वो एंट्रेंस के अंदर उतर जाता है। लियू झाओयुए ये देखकर पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन स्पाइस उसे रोक लेते हैं। उसी समय ड्रैगनेट के बाकी मेंबर्स आखिरकार सेंटर तक पहुंच जाते हैं और स्पाइस पीछे हटने लगते हैं। अब सभी किसी भी तरह ट्री एंट्रेंस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अंदर जाते हुए लीडर, उसके आदमी और लियू शू आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक एक वाइन उनमें से एक आदमी की गर्दन पकड़ लेती है और उसका गला घोंटने लगती है। ये देखकर सब डर जाते हैं। लियांग ची भी ग्रुप के साथ अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग उसे धक्का देकर दूर कर देते हैं। तभी वो ड्रैगनेट मेंबर्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है, इसलिए वो जल्दी से एक फायरवॉल बना देता है ताकि उन्हें रोका जा सके। लेकिन तभी एक ऑफिशियल आग को पार करते हुए सीधे उसके सामने पहुंच जाता है, लड़ने के लिए तैयार। लियांग ची उस पर फायर कास्ट करने ही वाला था कि तभी उसका एक अक्वेंटेंस उसके चेहरे पर नीली डस्ट फेंक देता है। उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है और फायरवॉल टूट जाता है। लियांग ची गुस्से में उसे ट्रेटर कहता है और उसकी शिकायत ऑर्गेनाइजेशन से करने की धमकी देता है, लेकिन ऑफिशियल उसे जोरदार किक मारता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद ऑफिशियल्स सभी स्पाइस को पकड़ लेते हैं। झांग स्पाइस को ऑफिशियल्स के हवाले कर देता है और फिर आगे बढ़ता रहता है। झान भी उसके पीछे चलता है। वे सब एंट्रेंस के अंदर उतरते हैं, जबकि लियू झाओयुए भी अपने बोर को जबरदस्ती अंदर ले जाने की कोशिश करते हुए उनका पीछा करती है। झांग और उसकी टीम ट्री के अंदर चलते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिर स्पाइस गए कहाँ। तभी काओ किसी की तरफ इशारा करती है जो वाइन्स में पूरी तरह लिपटा हुआ था। वे लोग करीब जाकर देखने लगते हैं और पाते हैं कि एक इंसान पूरी तरह वाइन्स द्वारा निगल लिया गया था। अचानक वाइन से बने क्रीचर्स झांग पर
हमला कर देते हैं, लेकिन काओ अपनी स्पीयर से उस क्रीचर को भेद कर उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद सभी उन क्रीचर से लड़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में वे उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन तभी सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है। जमीन जोर जोर से कांपने लगती है और वहाँ से एक विशाल फ्लावर बाहर निकल आता है। उसकी वाइन्स एक एक करके सबको पकड़ना शुरू कर देती है। झांग अपनी स्वॉर्ड से वाइन्स को काट देता है और काओ भी वही करती है। उनकी ताकत उन वाइन्स के लिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन फ्लावर की वाइन्स द्वारा पकड़ा गया एक स्पाई लगभग उस विशाल फ्लावर द्वारा निकला जाने वाला होता है। तभी लियू झाओयुए अपने बोर के साथ रेस्क्यू करने पहुंचती है। वो सीधे फ्लावर के अंदर घुसकर उसे जोरदार टक्कर मारती है, जिससे फ्लावर मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। इस अटैक से फ्लावर का कोर सामने आ जाता है। झांग वाइन्स को हटाकर काओ के लिए रास्ता साफ करता है। काओ हवा में छलांग लगाती है और अपनी स्पीयर सीधे उस कोर पर फेंकती है, जिससे वो टूटकर बिखर जाता है। कोर टूटते ही फ्लावर मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और उसकी वाइन्स में फंसे सभी लोग आजाद हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी झांग से पूछता है कि क्या वही फॉर्मेशंस आई था, लेकिन झांग मना कर देता है। वो कहता है कि अगर वे सच में फॉर्मेशंस आई के सामने होते तो सिचुएशन अलग तरह से रिएक्ट करती। लियू झाओयुए उत्सुक होकर पूछती है कि आखिर लियू शू किस दिशा में गया था। उधर दूसरी तरफ स्पाई ग्रुप वाइन्स द्वारा पकड़ा जा रहा था। लियू शू देखता है कि वे क्रीचर्स खास तौर पर उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा थी। यहाँ तक कि वे एक आदमी को जो क्रीचर से लड़ रहा था धक्का देकर सीधे उसके मुंह में डाल देते हैं। बाकी लोग खुद को और अपने साथियों को वाइन से बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी लीडर सबको अपने आसपास इकट्ठा होने का आदेश देता है। सभी उसके पास आ जाते हैं और वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड छोड़ता है, जिससे सारे क्रीचर्स डरकर पीछे हट जाते हैं। लीडर सबको अपने करीब रहने के लिए कहता है और वादा करता है कि फॉर्मेशंस आए वो खुद हासिल करेगा। साथ ही वो चेतावनी देता है कि जो भी शील्ड से बाहर जाएगा उसकी सुरक्षा नहीं की जाएगी। लियू शू मजबूरी में उन्हीं लोगों के बीच रहने को मजबूर हो जाता है, जबकि अंदर से वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। लियू शू सोचने लगता है कि आखिर वहाँ से कैसे निकला जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक स्टिंग की आइटम बना देता है। तेज बदबू फैलते ही सभी लोग शिकायत करने लगते हैं और लियू शू को फिर से नेगेटिव पॉइंट्स मिलने लगते हैं। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत वे लोग ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि वे पहले से गैस मास्क लेकर आए थे ताकि स्मेल से बच सके। लीडर सोचता है कि ये बदबू किसी प्लांट की वजह से फैल रही है। अचानक वे क्रीचर्स दोबारा दिखाई देने लगते हैं। इस बार वे स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड से भी नहीं डर रहे थे। लीडर तुरंत कहता है कि जरूर इस स्मेल ने उन्हें आकर्षित किया है और अब उन्हें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। उसके आदमी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर लियू शू चुपके से स्टिंकी टोफू एक आदमी के कपड़ों पर मल देता है। कुछ ही देर में बैरियर टूट जाता है और लीडर सबको भागने का आदेश दे देता है। जैसे ही क्रीचर्स उन पर हमला करने लगते हैं, लियू शू अपने स्नीकी प्लान को जारी रखता है और स्टिंकी टोफू का इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन तभी एक आदमी उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है कि लियू शू एक स्पाई है। लियू शू तुरंत टोफू उसके चेहरे पर दे मारता है और वहाँ से भाग निकलता है। क्रीचर्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो आसानी से उन्हें काट कर आगे बढ़ जाता है। फिर लियू शू और ज्यादा स्टिंकी टोफू समन करके क्रीचर्स की तरफ फेंक देता है, जिससे वे एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं। वो आदमी क्रीचर से लड़ते हुए खुद को बचा लेता है और फिर लियू शू के पीछे दौड़ पड़ता है। लियू शू अपनी पीठ उसकी तरफ किए हुए चलता रहता है, लेकिन तभी वो कॉर्प्स डॉग समन कर देता है। कॉर्प्स डॉग एक ही वार में उस आदमी की स्वॉर्ड को बीच से काट देता है, जिससे वो जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और टूटी हुई ब्लेड उठाकर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लियू शू कॉर्प्स डॉग को कंट्रोल करके पीछे से उस पर झपटने का आदेश देता है और कॉर्प्स डॉग उसे मार डालता है। इसके बाद लियू शू अपने कॉम्पास का पीछा करते हुए रूइन के सेंटर तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि लीडर अपने 2 आदमियों के साथ सेंटर के अंदर प्रवेश कर चुका है। लीडर एक फ्लेयर जल आकर पूरे सेंटर को रोशन कर देता है। लियू शू छिपकर उन पर नजर रखता है और महसूस करता है कि वाइन सैंड जंगल के पेड़ों से एनर्जी इकट्ठा कर रही थी और उसे इस कमरे में मौजूद विशाल फ्लावर तक पहुंचा रही थी। उनमें से एक आदमी सुझाव देता है कि उन्हें फ्लावर को काट देना चाहिए ताकि फॉर्मेशन आय पूरी तरह विकसित न हो पाए। लेकिन लीडर कहता है कि चेन बैली के मरने और स्टूडेंट्स के रूइन क्रीचर्स द्वारा शायद खत्म हो जाने की वजह से उनके पास समाधान ढूंढने के लिए काफी समय है। ये सुनकर लियू शू हल्का सा हंस देता है, क्योंकि उसे पता था कि इनमें से कुछ भी होने वाला नहीं था। लियू शू चुपके से कमरे के अंदर घुस जाता है, लेकिन लीडर उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है। वो तुरंत मुड़कर अपनी स्वॉर्ड से उस पर एक तेज स्लैश छोड़ता है। लियू शू बाल बाल बच जाता है और समय रहते डॉज कर लेता है। वे तीनों उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वो आखिर कौन है। लियू शू खड़ा होकर कहता है कि वो ड्रैगनेट काउंटर इंटेलिजेंस का लेफ्टिनेंट है। वो अपना आईडी थोड़ी देर के लिए दिखाता है और तुरंत बंद कर देता है ताकि वे उसे ठीक से देख न सके। उसकी ये हरकत उन्हें चिढ़ा देती है और लियू शू को फिर से नेगेटिव पॉइंट्स मिलने लगते हैं। लीडर्स कहते हैं कि ड्रैगनेट में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन लियू शू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद है और काउंटर इंटेलिजेंस का काम स्पाइस को ढूंढना है। वो दावा करता है कि ये पूरा डिपार्टमेंट उसके जुरिस्डिक्शन में आता है। उसका ये नाम सुनते ही लीडर थोड़ा सतर्क हो जाता है। लीडर उन्हें आखिरी मौका देता है कि वे अपने वेपन्स नीचे रखते। जैसे ही लीडर उसकी तरफ दौड़ता है, लियू शू अचानक सील निकालता है जो तेज रोशनी छोड़ता है और कुछ देर के लिए सबको अंधा कर देता है। जब तक रोशनी गायब होती है तब तक लियू शू वहाँ से गायब हो चुका होता है और उल्टी दिशा में भाग रहा होता है। वे लोग उसका पीछा करते हैं और धीरे धीरे उसके करीब पहुँचने लगते हैं। तभी लियू शू हवा में छलांग लगाकर
अपनी स्वॉर्ड अनलीश कर देता है। वे उसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन लियू शू अपनी स्वॉर्ड के साथ लड़ते हुए स्पीयर समन करता है और उन्हें लीडर की तरफ फेंक देता है। लीडर बड़ी आसानी से सभी स्पीयर्स को रोक देता है और उसके शरीर पर जरा सी भी चोट नहीं लगती। लियू शू अपने इन्वेंट्री से एक और स्वॉर्ड समन करता है और लीडर से सीधी लड़ाई की तैयारी करने लगता है। लीडर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो बस बेकार में मरने वाला है, लेकिन लियू शू बिल्कुल नहीं डरता। वो पूरी तरह फोकस करता है और अपनी स्वॉर्ड स्किल की एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तभी वह एक क्यूमुलस क्लाउड समन करता है। एक बारिश की बूंद उसकी स्वॉर्ड पर गिरती है और वह उसे लीडर की तरफ मोड़ देता है। वो पानी अचानक एक स्वॉर्ड में बदल जाता है, लेकिन लीडर अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर देता है और तुरंत पलटवार करते हुए लियू शू की गर्दन पर तेज स्लैश मारता है। फिर भी लियू शू समय रहते डॉज कर लेता है और काउंटर अटैक करते हुए लीडर की गर्दन पर वार कर देता है। बाकी दोनों दुश्मन भी साथ मिलकर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने लियू शू को बहुत कम आंका था। लियू शू दोबारा बारिश वाली ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो काम नहीं करती। अब वे तीनों मिलकर उसे पूरी तरह दबाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। ऊपर देखकर लियू शू देखता है कि लियू शियाओयू बाकी स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पहुँच चुकी है। उसे सुरक्षित देखकर राहत मिलती है, लेकिन तभी एंट्रेंस वाइन्स द्वारा बंद हो जाता है। फॉर्मेशन आई गार्ड जाग चुका था और उसने उनके भागने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था। लीडर बाकी दोनों आदमियों को अपने लिए अपनी जान सैक्रिफाइस करने का आदेश देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उनका खून लीडर के शरीर में बहने लगता है और उनकी लाइफ फोर्स उसकी ताकत में बदल जाती है। लियू शू खुद को एक बेहद खतरनाक सिचुएशन में फंसा हुआ पाता है। उसे एक साथ लीडर और फॉर्मेशन आई गार्ड से लड़ना पड़ रहा था, जो फ्लावर मॉन्स्टर के अंदर से निकलकर सामने आ चुका था। लियू शू अपनी स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पीड वाइन्स को काटने के लिए काफी नहीं थी। मॉन्स्टर अपनी टेंड्रल्स उसकी तरफ भेजता रहता है। वो पूरी कोशिश करता है कि अटैक से बच सके, लेकिन लीडर और वाइन्स दोनों के एक साथ हमला करने की वजह से उसके लिए खुद को डिफेंड करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसे बार बार पंचेस लगते हैं और वो इधर उधर फेंका जाता है। धीरे धीरे उसके लिए लड़ाई संभालना कठिन होता जा रहा था। बच निकलने की डेस्परेट कोशिश में वो रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन तभी लीडर उसके पेट में जोरदार पंच मारता है। उसी पल वाइन्स उसे जकड़ लेती है और मॉन्स्टर के मुंह की तरफ खींचने लगती है। लियू शू को लगने लगता है कि शायद यही उसका अंत है। उधर बाहर लियू शियाओयू और झांग एंट्रेंस को बंद करने वाली वाइन्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे। लियू शियाओयू रोते हुए चिल्लाती है क्योंकि उसे डर था कि लियू शू मर चुका है। तभी अचानक कोई केव के अंदर प्रवेश करता है और एक ही वार में वाइन्स को काट देता है, जिससे लियू शू बच जाता है। सभी मॉन्स्टर्स नए खतरे की तरफ मुड़कर देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि नी टिंग था। उसकी मौजूदगी देखकर लीडर्स शॉक में पड़ जाते हैं। नी टिंग अविश्वसनीय स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और पलक झपकते ही उसे खत्म कर देता है। अब लीडर अपने शरीर को वाइन्स के बीच बहते हुए खून की तरह बदल चुका था। वो घमंड से कहता है कि एक टॉप लेवल बी क्लास होने के कारण उसकी शक्ति को रोका नहीं जा सकता और वो लियू शू को खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, नी टिंग बीच में आ जाता है। वो आसानी से उसके अटैक को काउंटर करता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे खत्म कर देता है। लियू शू राहत की सांस लेते हुए नी टिंग को धन्यवाद देता है और पूछता है कि उसने पहले मदद क्यों नहीं की। नी टिंग शांत स्वर में जवाब देता है कि वो लियू शू को एक्शन में देखना चाहता था। लियू शू मजाक में पूछता है कि क्या उसने अच्छा परफॉर्म किया। नी टिंग उसकी पोटेंशियल को स्वीकार करता है, लेकिन ये भी कहता है कि उसके अंदर अभी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जाने से पहले नी टिंग रिवील करता है कि उसने पहले ही फॉर्मेशन आई को सील कर दिया है। वो लियू शू से कहता है कि जब वो वापस आए तो उससे मिलने जरूर आए। धीरे धीरे पूरा रूइन गायब होने लगता है और वहाँ मौजूद सभी लोग वापस रियल वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं। झांग और बाकी लोग तुरंत लियू शू के पास दौड़ते हैं, ये देखकर राहत महसूस करते हुए कि वो सुरक्षित है। लियू शियाओयू अपने बोर पर सवार होकर उसकी तरफ आती है और सीधे उसकी बाहों में कूदकर उसे कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बताती है कि उसे लगा था लियू शू